माय नेम इज़ लाइबा ताहिर। आई एम फ्रॉम द एमके प्रिपरेशंस प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिश कल्चर। ये टॉपिक एक्वा कल्चर, फिशरीज, फिश फार्मिंग, जोलॉजी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम आता है, इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम फिश कल्चर को इंतहाई डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने फेलोज के साथ भी शेयर करना है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है वो भी इससे फायदा उठा सकें। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी क्या करना है, फिश कल्चर होता क्या है, व्हाट इज फिश कल्चर, फिश कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, फिश कल्चर की कितनी टाइप्स हैं, देन हम फिश पॉन्ड को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, देन हम पढ़ेंगे केज कल्चर, पेन कल्चर एंड रेसवे कल्चर। फिश कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चरिंग का मेन मकसद जो है, मेन मतलब जो है वो क्या होता है, जो भी हम ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं कल्चरिंग के लिए उसमें उसकी क्वालिटी, उसका नंबर, उसकी क्वांटिटी को हमने इनहेंस करना होता है ताकि एट द एंड जो है वो हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल सके। और इन केस ऑफ फिश कल्चर, इसके अंदर हम फिश को कल्चर करवा रहे हैं, फिश को हम उसके नंबर में भी इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में भी इनहेंस कर रहे हैं, देन उससे हम अच्छा आउटपुट ले रहे हैं उसकी कल्चरिंग करवाने के बाद। Culture of fish in such a way that owner of the culture has full control on his feeding, growth and breeding of fish is known as fish culture। मतलब फिश को जो कल्चर करवा रहा है, जो उसका ओनर है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है फिश की फीडिंग के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी ब्रीडिंग के ऊपर, ताकि उसको एट द एंड जो है वो अच्छा आउटपुट मिल सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिश कल्चरिंग। उसकी एक और डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। Production of fish in a given body of water, such as pond, lake, or reservoir, using scientific methods of feeding, breeding, etc., so as to enhance the output is called fish culture। मतलब वही बात है कि हमने फिश को गिवन बॉडी ऑफ वाटर में, जो भी वाटर बॉडी है, ख्वाह वो लेक है, पॉन्ड है या कोई रिजर्वायर है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए उसकी फीडिंग को, उसकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है। वो करना क्यों है, ताकि हमें एट द एंड जो है उसकी आउटपुट अच्छी मिल सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिश कल्चरिंग बोलते हैं। लेक क्या चीज है, लेक आपको पता है, हम हमेशा वर्ड जो है वो सुनते आ रहे हैं झीलों के लिए। हम किसी भी झील को क्या बोल देते हैं, ये लेक है। ये एक नेचुरली फॉर्म डिप्रेशन है जो अल्लाह ताला की मदद से, मतलब अल्लाह ताला की मर्जी जो है अर्थ के ऊपर बना होता है, एक डिप्रेशन जो पानी के साथ फिल रहता है। ठीक है। इसके बरक्स जो पॉन्ड है, तालाब, ये क्या है, शैलो बॉडी ऑफ वाटर है। मतलब ये झील जो है वो गहरी होती है, ये कम गहरा एक छोटा सा तालाब होता है। ठीक है। देन रिजर्वायर, रिजर्वायर एक ऐसा डिप्रेशन है या एक ऐसी वाटर बॉडी है जो इंसान खुद कंस्ट्रक्ट करता है किसी भी रिवर के अक्रॉस, कोई भी डैम बनाकर, कोई भी बंद बनाकर। ठीक है। अब पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी है या लेक की, पॉन्ड की जो भी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि हमें उससे क्या आउटपुट मिल रहा है, वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर, कि हम कितनी अमाउंट, क्या वाटर की क्वालिटी उसको दे रहे हैं, कितने एरिया में हम लोगों ने जो है वो पॉन्ड बनाया है और एरिया कौन सा सिलेक्ट किया है, पॉन्ड की हमने डेप्थ क्या रखी है। देन फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, फिश कल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अगर हम फिश को कल्चर करवा रहे हैं तो हमें क्या चीज जो है चाहिए, जो हम फिश को कल्चर करवा रहे हैं, हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए। यील्ड का मतलब होता है जो रिजल्ट हमें फिश कल्चरिंग के बाद मिलेगा। ठीक है। हमें फिश का जो फ्लैश है उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए ताकि हमें फायदा हो। देन फिश इंडस्ट्रीज के लिए हमें बायो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चाहिए। बायो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी फिश को जो है वो मतलब बड़ा कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, ठीक है, उसका जो फ्लैश है वो तो हमने खा लिया, उसको यूज कर लिया, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अलावा, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक उसका लिवर है, उसके लिवर से हम जो है वो ऑयल को इजीली जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है उनके बाय प्रोडक्ट्स में आती हैं, तो वो भी हम यूज में लेके आ सकते हैं। ठीक है। देन फिश कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है कि पॉपुलेशन में दिन ब दिन इंक्रीज आता जा रहा है। ठीक है। लैंड रिसोर्सेज, लैंड के ऊपर जो फूड है बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम अपनी फूड को किस चीज के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, फिश प्रोटीन, फिश मीट के ऊपर, ताकि हम जो लैंड के ऊपर जो फूड का शॉर्टेज उसको कम कर सकें। फिश मीट जो है, अगर हम फिश मीट को इनहेंस कर रहे हैं
वो लेकर आ रहे हैं, तो वो उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो हम खर्चा हमें आएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज्यादा कम होता है। प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ कैलोरीज थ्रू फिशिंग रिक्वायर्स 15 to 20 मैन डेज। अगर हमने मिलियन ऑफ कैलोरीज फिशिंग से लेनी है, मतलब फिशिंग करके हमने इतनी कैलोरीज हासिल करनी है, तो हमें 15 to 20 मैन डेज वर्क चाहिए। लेकिन अगर यही अमाउंट हम लोगों ने किसी बीफ से या अनदर एनिमल फार्मिंग से लेनी है, तो हमें कितने दिन का वर्क चाहिए? 56 मैन डेज। तो कितना ज्यादा कंपैरिजन आपको खुद नजर आ रहा है। देन अगर हमने 100 kg लाइव वेट बीफ एनिमल, मतलब अगर हमें 100 kg वेट चाहिए बीफ एनिमल का, तो उसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 2000 से 2500 रबल्स। रबल्स जो है ये हमारे पास रशिया की, दूसरे कंट्रीज की करेंसी है, ठीक है, जैसे हमारी करेंसी रुपीज है, उनकी रबल्स है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हमें बिल्कुल इतनी ही इक्वलेंट अमाउंट की अगर हमें फिश का वेट चाहिए, तो हमें उसके लिए 1500 to 1700 रबल्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, फिश कैन बी सप्लाइड विद लेस इन्वेस्टमेंट एंड लेबर कंपेयर टू बीफ। वही बात है कि इसकी इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज्यादा कम है और हमें प्रोडक्ट आखिर में बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। फिश कल्चर के एम क्या है, इसके क्यों, इसका मकसद क्या है, हम फिश कल्चरिंग क्यों करवा रहे हैं? फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉन्ड्स। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉन्ड्स का मतलब क्या है कि हमने पॉन्ड्स को जो है वो यूज में लेकर आना है, जहां पे ज्यादा पानी खड़ा होता है, लॉट ऑफ वाटर होता है, उसमें ये होता है कि पानी जो है वो जमीन की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, मतलब वो जमीन जो है वो बंजर होने का खतरा है। तो अगर हम उस पॉन्ड को एज अ कल्चरिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, पॉन्ड के अंदर फिश की ग्रोथ करवा देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? पॉन्ड को यूज कर रहे हैं, और उस पॉन्ड की जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो जारी रहेगी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, वही बात है, अगर हम फिश की प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो हमें एट द एंड प्रोटीन मिलेगी। आर्टिफिशियल रीस्टॉकिंग, टू यूज आर्टिफिशियल रीस्टॉकिंग। अब रीस्टॉकिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर किसी भी फिश की जो क्वांटिटी है, ओवर हंटिंग की वजह से या कुछ भी अदर टॉक्सिकेंट्स ज्यादा होने की वजह से वो फिश जो है कम हो रही है नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं? उस फिश को जो है अपने से कंस्ट्रक्ट किए हुए पॉन्ड के अंदर ग्रो करवा लेते हैं आर्टिफिशियली। देन आर्टिफिशियल जो फिश है उसको नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर छोड़ाते हैं, ताकि जो भी हमारे नेचुरल फूड चेन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। ओके, फिर हमें जो है वो पर एकड़ ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है, एकड़ मतलब जिसके ऊपर हमने अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसके अंदर हमें उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई चाहिए, एट द एंड हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। इकोनॉमिक एंड रिक्रिएशनल एम्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। कंप्लीट एंड रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्म्स, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव फिश कल्चरिंग, ये वाले टर्म्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने फिश कल्चर की क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है कि अब फिश कल्चर को हम कौन सी बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम क्यों रख रहे हैं फिश को। पहले हम लोगों ने देखना है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कंसिडरेशन की मदद से, की बेस पे एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव, ये तीन फॉर्म के हम लोगों ने फिश कल्चरिंग को डिवाइड कर दिया। एक्सटेंसिव फिश कल्चर क्या होता है? एक्सटेंसिव फिश कल्चर का मतलब ये है कि एक जो फार्मर वो पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लार्ज एरिया ले लेता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स के ऊपर ही फिश को छोड़ देता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी नहीं डालता, चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखता, जिसका नतीजा क्या निकलता है? हमें एट द एंड इतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें बस मोडेस्ट सा जो है वो यील्ड हमें मिल जाता है। The fish farm consists of large size ponds, but the yield is modest. So no attempt is made to increase the production. The total yield is based on natural food available in the pond. Artificial food or fertilizers are used, usually not used. मतलब इसके अंदर artificial food या fertilizers यूज नहीं किए जाते, जिसकी वजह से इसकी जो yield है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। देन आता है हमारे पास इंटेंसिव फिश कल्चर। इंटेंसिव फिश कल्चर एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिव, पॉन्ड्स जो हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन इसकी जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर जो इसके फार्मर्स हैं, जो इसकी मतलब देखभाल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल फूड भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स को भी यूज करते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस भी पूरा रखते हैं। ये भी देखते हैं कि जो फिश इसके अंदर या फिर जो फ्राई फिंगरलिंग्स जो है वो इसके अंदर ग्रो कर रही है उसको कोई डैमेज तो नहीं है, मोर्टेलिटी रेट उनका कम करते हैं, पूरा चेक एंड बैलेंस रखा होता है, जिसकी वजह से एट द एंड इनको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भी बस यही चीजें लिखी हुई हैं।
सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर, अब ये सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर इन दोनों कल्चर्स के बिल्कुल ट्रांजिशनल स्टेट है, बिल्कुल दरमियान वाली स्टेट है। इसमें होता ही है कि पॉन्ड के अंदर जितना भी पोटेंशियल होता है पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से ना तो इनका जो प्रोडक्ट है एट द एंड इतना ऊपर जाता है ना बहुत नीचे जाता है, बस इन दोनों कल्चर्स के बिल्कुल दरमियान में रहता है। ओके, देन हमने फिश कल्चर को क्लासिफाई करना है ऑन द नेचर ऑफ वाटर, कि हम किस किस्म का वाटर कल्चरिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। पॉन्ड फिश कल्चर, पॉन्ड फिश कल्चर का मतलब पता है, तालाब के अंदर हम अपने फिश को कल्चर करवा रहे हैं तो उसके अंदर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स ही आएंगे, फ्रेश वाटर यूज होगा। और ये तकरीबन कॉमन मेथड है, तमाम मेथड्स में सबसे ज्यादा कॉमन यही है, इसको ही सब यूज करते हैं। देन कल्चर इन मैन मेड रिजर्वायर्स, मैन मेड रिजर्वायर वही जो इंसानों ने खुद रिवर्स के अक्रॉस डैम या बंद बनाकर पानी को जखीरा किया होता है, तो उसके अंदर भी फ्रेश वाटर ही यूज होता है। तो उसके अंदर हम अपनी फिश को जो कल्चर करवाएंगे तो वो इस कैटेगरी में आएगी। देन पैडी कम फिश कल्चर, पैडी कम फिश कल्चर का मतलब क्या है, हम लोगों ने उसके गंदुम के जो सॉरी जो चावल के खेत होते हैं, पैडी चावल के खेत के अंदर आपको पता है ज्यादा पानी रहता है, उसके अंदर अगर हम अपनी फिश को कल्चर करवाएंगे तो उसको हम नाम देंगे पैडी कम फिश कल्चर। द पैडी फील्ड विद वाटर आर यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ वाटर, मतलब जो चावल के खेत हैं उसके अंदर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा पानी रहता है, तो उसके साथ क्या होगा कि वो पानी फसलों के लिए भी यूज होगा, उसके अंदर हम अपनी फिश को भी ग्रो करवा लेंगे। देन ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर, ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर का मतलब क्या है, इसके अंदर हम ज्यादा साल्ट वाला वाटर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर साल्ट का की जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है फिश को रेस करने के लिए, उसके अंदर जो फिश आती है वो क्या आती है, मूलेट्स। अब हम लोग देन आता है मैरी कल्चर, मैरी कल्चर मतलब इसके अंदर जो है वो मैरीन वाटर यूज हो रहा है और मैरीन फिश को कल्चर करने के लिए हम इन मैरीन वाटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने फिश की कल्चरिंग को डिफ्रेंशिएट किया है स्पेशल ऑपरेशनल टेक्निक्स के ऊपर, कि अब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको यूज करते हुए हम कल्चरिंग करवा रहे हैं। सबसे पहली है केज कल्चर। केज कल्चर क्या होता है, केज का मतलब भी केज के नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने एक पिंजरा बना के उसके अंदर जो है फिश की कल्चरिंग करवानी है। इस टाइप के अंदर क्या होता है कि हम अपने केज को वाटर बॉडी के अंदर रख देते हैं, ठीक है, और वो जो केज है वो मेटल का भी बना हो सकता है, बैम्बू बांस का भी बना हो सकता है, ठीक है, नायलॉन और मैश मैट्स, मतलब इसके डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ हम इसको बना सकते हैं। और फिर इस केज को बनाकर हम पानी के अंदर रख देंगे, फिश को उसके अंदर रख देंगे तो हमारी जो है वो कल्चरिंग होती जाएगी, फिश की जो क्वालिटी है क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। देन आता है जी पेन कल्चर। पेन कल्चर भी इंक्लोयर कल्चर, इंक्लोयर का मतलब ये है कि हमने फिश को जो है वो एक इंक्लोज्ड इन्वायरमेंट में रखना है, ठीक है, ये भी इंक्लोयर कल्चर की टाइप है, लेकिन ये केज कल्चर से क्यों डिफरेंट है इसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा जो केज कल्चर है वो इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने केज बना लिया, ठीक है, जिसके चारों साइड जो है बिल्कुल हम लोगों ने कवर कर दी, लेकिन पेन कल्चर के अंदर क्या होता है, इसके तीन साइड्स तो कवर होती हैं, लेकिन जो भी हमारे पॉन्ड का या रिवर का बॉटम होगा वही हमारे इस केज का बॉटम होगा, मतलब हमने इसके बॉटम को कवर नहीं करना, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि हमने फिश की रेजिंग करनी है, फिश को कल्चर करवाना है इन पार्ट ऑफ वाटर इनक्लोज ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट बॉटम, लेकिन बॉटम को इनक्लोज नहीं करना, बॉटम वही रहेगा जो उस पॉन्ड का बॉटम होगा, ठीक है। Farmers use the word pen for those cages with no top netting. Bottom of the pen is fixed into the ground of water bodies. फिर वो ये कह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं, मतलब जो पहले लोग हैं, वो ऊपर इस छत की भी टॉप नेटिंग नहीं करते थे, बस वो दो साइड्स ही लगाते थे, और जो नीचे वाला बॉटम है उसको ही जो है उस पेन कल्चर का बॉटम कहते थे, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने फिश कल्चर की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द नंबर ऑफ स्पीशीज। नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एट अ टाइम इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज, ठीक है। तो मोनोकल्चर के अंदर क्या होता है, मोनोकल्चरिंग के अंदर हम सिर्फ एक स्पीशी को कल्चर करवाते हैं,
ठीक है, मोनो मीन्स वन एंड कल्चर मतलब एक टाइप की, एक ही स्पीशी को हम कल्चर करवा सकते हैं इस कल्चरिंग में। जैसे टिलापिया है, रेनबो ट्रॉट है, कैटफिश है। अगर हमने टिलापिया को लेना है तो टिलापिया को ही लेंगे, उसके साथ हम कैटफिश को कल्चर नहीं करवा सकते, ठीक है, मोनो कल्चरिंग के अंदर। देन मोनोसेक्स कल्चर में क्या मतलब है कि मोनोसेक्स, अब ये हो गया कि हमने एक ही सेक्स का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी है, उसके दो सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल। तो अगर हम मेल को ले रहे हैं तो हमने उस स्पीशी के सिर्फ सारे के सारे मेल ही कल्चर करवाने हैं। अगर हम फीमेल को ले रहे हैं तो सारे की सारी फीमेल्स ही हमने कल्चर करवानी है उसके अंदर। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है टिलापिया। टिलापिया को हम जो है मोनोसेक्स कल्चर के लिए यूज करते हैं, और इसमें भी जो टिलापिया का मेल है वो ज्यादा जल्दी ग्रोथ करता है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो हम टिलापिया का जो है मेल ले लेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। दूसरी बात ये, मोनोसेक्स कल्चर के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को भी यूज करते हैं। जैसे हम हॉर्मोन्स को यूज करते हैं। अर्ली स्टेजेस में हम ये करते हैं कि जो भी स्पीशी का अगर मेल अच्छा है तो हम सारी की सारी फीमेल को विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स मेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर किसी स्पीशी की फीमेल अच्छी है तो सारे के सारे मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देंगे उनकी अर्ली स्टेज के अंदर, जब उनके जो है वो गोनेड्स बन रहे होंगे, जब उनके सेक्स ऑर्गन्स बन रहे होंगे, देन हम उनको हॉर्मोन्स देना शुरू कर देंगे तो उनकी जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। देन आता है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चरिंग में क्या होता है, मोनोकल्चर में हमने देखा था हम सिर्फ एक ही स्पीशी को कल्चर करवा सकते हैं, लेकिन पॉलीकल्चरिंग, पॉली मीन्स दो से ज्यादा। अब हमने एक स्पीशी, मोर देन वन स्पीशी से ज्यादा हमने स्पीशीज को इसके अंदर कल्चर एट अ टाइम करवा सकते हैं पॉलीकल्चरिंग में। जैसे रोहू, मोरी, थैला, ये ऐसी मछलियां हैं जो हम सेम पॉन्ड के अंदर कल्चर करवा सकते हैं। इनकी जो फीडिंग हैबिटेट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इनके दरमियान जो है कंपटीशन नहीं होता, ये कंपैटिबल होती हैं एक दूसरे के, तो इजीली जो है वो ग्रो कर जाती हैं और हमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है कि हम एक ही दफा में इन तीनों मछलियों को ग्रो करवा के अपना अच्छा सा प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब हम लोगों ने फिश कल्चर की क्लासिफिकेशन करनी है क्लाइमेट फैक्टर्स को देखते हुए। वार्म वाटर कल्चर मतलब ऐसी मछलियां जिसको हम वार्म वाटर मतलब गर्म पानी के अंदर कल्चर करवाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अब टेम्परेचर की जो रेंज है इस कल्चर के अंदर 25 से 32 के दरमियान है, ठीक है। इस तरह की चीजों को आपने हाईलाइट जरूर करना है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देन आता है कोल्ड वाटर कल्चर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर हम वैसी मछलियों को रखेंगे जो गर्म पानी के अंदर कल्चर हो सकती, ठंडे पानी के अंदर कल्चर हो सकती हैं। स्प्रिंग्स, पूल्स, लेक्स ऑफ हिल्स एंड हाई आल्टीट्यूड्स, ये आपको पता है कि वहां से आने वाला पानी ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो अपनी जो है वो ट्रॉट मछली को हम इसके अंदर कल्चर करवा सकते हैं। और 25 से 32 के दरमियान कार्प्स को कल्चर करवा सकते हैं, वो वार्म वाटर फिशीज हैं, ठीक है। देन हमने पढ़नी है एवोल्यूशन। पीछे हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल से स्टडी कर लिया कि किस किस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है फिश की। देन हमने फिश कल्चर की क्या पढ़नी है, एवोल्यूशन, के विद द पैसेज ऑफ टाइम फिश कल्चर जब से स्टार्ट हुआ किस किस तरह उसके अंदर जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस आए, ठीक है। एंशियंट सिविलाइजेशन में क्या है, एक एंशियंट प्रैक्टिस है, मतलब बहुत कदीम जमाने में भी फिशेस को कल्चर करवाया जाता था, और उसका जो उसकी जो प्रोडक्ट है, उसकी जो यील्ड है, इकोनॉमिकली उसको इकोनॉमिक मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब जो हमारे पास इजिप्ट के लोग हैं वो पॉन्ड के अंदर फिश को रेस करते थे, और जो रोमन्स हैं उसके बाद आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में फिश की ग्रोथ करवाने लग गए। देन ये प्रैक्टिस जो है वो एशिया के अंदर आई। इंडो पैसिफिक रीजन के जो लोग हैं और चाइना के जो लोग हैं उन्होंने फिश कल्चरिंग करवाना शुरू की। देन चाइना, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से फिश फार्मिंग को बहुत ज्यादा तरजीह मिली। लोगों ने फिश को कल्चर करवाना शुरू कर दिया, उनको उनके नंबर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया ताकि उनको खाने वगैरह की खुराक की कमी ना हो, ठीक है। फिर जो है ये जो टेक्निक है मॉडर्न होती गई आहिस्ता आहिस्ता। फिश कल्चर नाउ इंक्लूड्स अ ग्रोइंग नंबर ऑफ स्पीशीज स्पेशली चाइनीज कार्प्स। फिर चाइनीज कार्प्स को बहुत ज्यादा ग्रो करवाना शुरू कर दिया गया। फिलिपाइन रीजन के अंदर जो फिश कल्चर है उसके लिए ब्रैकिश वाटर को यूज किया जाता था, ठीक है, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जापान के अंदर जो है वो ईल जो है वो मछली है, ठीक है, उसकी कल्चरिंग बहुत ज्यादा जोरों शोर पे करवाई जाती थी। देन सेंट्रल यूरोप के अंदर मोनेस्ट्रीज जो है उसके साथ साथ फिश कल्चरिंग बहुत ज्यादा फरोग मिला। मोनेस्ट्रीज का मतलब क्या है, गिरजाघरों में जो मॉन्क थे ना उनके, उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि वो तालाब के अंदर फिश को ग्रो करवा लेते थे इजीली।
उसके अंदर फिर मॉडर्न मेथड्स को भी यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स यूज किए उनकी बिहेवियर को, उनकी ब्रीडिंग को, उनकी फीडिंग, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। फिर आर्टिफिशियल फीडिंग भी उनकी करवाई। फिर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कार्प फैमिली की फिशेस को बहुत ज्यादा कल्चर करवाया गया, ताकि इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है, इनकी जो हमारे पास टेम्परेचर टॉलरेंट रेंज है वो भी अच्छी है, तो इजीली ये कल्चर करवाई जा सकती है। ठीक है। फिर जो है वो ट्रॉट मछली जो है, ये हमारे पास कोल्ड वाटर फिश है, उसकी कल्चरिंग जो है वो आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज करते हुए करवाई गई। देन फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को भी बूस्ट किया गया, ताकि एक एरिया से दूसरे एरिया में इजीली जो है पहुंचाई जा सके। देन फिर नॉर्थ अमेरिका में ये वाली प्रैक्टिस जो है वो यूज की गई। उनके जो मेन गोल्स थे वो क्या थे? खाना प्रोड्यूस करना, ठीक है। एंड देन कोल्ड वाटर फिशिंग की रीस्टॉकिंग करना, उसके बाद वार्म वाटर स्पीशीज की कल्चरिंग करवाना, जिसमें ब्लैक बस आ जाती है। फिर सेंट्रल अफ्रीका, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सारे कंट्रीज के अंदर जो है ये फिश कल्चरिंग को फरोग मिलता गया। Origin of fish culture is more recent. Post World War II, effort began to promote fish cultivation. मतलब वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज्यादा एफर्ट्स की गई कि इस फिश कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए। लेटिन अमेरिका एंड मिडल ईस्ट के अंदर भी जो है इनिशियल फिश कल्चर इज इन इनिशियल स्टेजेस में था, लेकिन इसराइल में काफी अच्छा और डिवेल्प्ड फिश कल्चरिंग, फिश को कल्चर करवाया गया। और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फिर क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर स्टैंडिंग वाटर लाइक पॉन्ड्स के अंदर कार्प फिश को कल्चर करवाया गया। और जो इंडियन मेजर कार्प्स हैं उनकी डिजायरेबल क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? वो इजीली ग्रो करती हैं, फास्ट ग्रोथ होती है उनकी, उनकी जो फूड चेन है वो शॉर्ट होती है, मतलब वो इतने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नॉन प्रीडेटरी नेचर होती है, मतलब यहाँ तो हर्बीवोरस होंगी, या फिर डेट्राइटस फीडर होंगी, या फिर प्लैंकटन फीडर होंगी। वो प्रीडेटरी नहीं होती, किसी दूसरी मछली का शिकार नहीं करती, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और इनकी जो मार्केट डिमांड है वो भी अच्छी होती है। इसी वजह से लोग जो है कार्प को ज्यादा कल्चर कर रहे थे, और इससे जो है वो हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस भी इनके अंदर होती है। और अब इम्पोर्टेंट जो कार्ब्स हैं उनके अंदर क्या आ जाती है? मेजर कार्ब्स के अंदर थैला मछली, रोहू, मोरी, लेबियो कल्बेसु, ये सारी हमारी मेजर कार्ब्स हैं। एंड एक्सोटिक कार्ब्स, अच्छा जी, इंडिजिनस एंड एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? इंडिजिनस कार्ब वो वाली कार्ब्स हैं जो किसी नेटिव अपने ही एरिया की हों। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो अगर कोई ऐसी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तान की है, हम कहीं से एक्सपोर्ट करवा के उसे नहीं लेकर आए, तो वो मेरी इंडिजिनस कार्प होगी, इंडिजिनस मछली होगी। ठीक है। लेकिन जो एक्सोटिक है उसका मतलब होता है ऐसी मछलियां जो हमारे एरिया की नहीं है, हम किसी दूसरे एरिया से उसको लेकर आए हैं। ठीक है। और एक्सोटिक कार्प्स का भी मतलब ये है कि ये सारी जो है वो चाइना से लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें से फर्स्ट जो है वो सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प एंड देन कॉमन कार्प है। इसकी भी हम कल्चरिंग करवाते हैं, लेकिन ज्यादा मेजर कार्प्स की, जो हमारी कॉमन कार्प्स हैं, और उसके बाद एक्सोटिक कार्प्स की थोड़ी सी कम। ओके। देन हम लोगों ने पढ़ना है कार्प की कल्टीवेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने में आई, बाद में क्या सोल्यूशन उनका जो है वो तलाश किया गया। पहली बात तो ये है कि जो कार्प्स थी ना, वो कन्फाइंड वाटर के अंदर बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करती थी। कन्फाइंड मतलब उनको लॉट ऑफ वाटर चाहिए था ब्रीड करने के लिए। ब्रीड का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। और कॉमन कार्प हैज पुअर सीड यील्ड ड्यू टू वाइल्ड ब्रीडिंग, और फिर हमें उनके सीड भी इतने अच्छे जो है वो नहीं मिलते थे। सीड होते हैं उनके एग्स, जिनको फिर हम कल्चर करवा के अपने पॉन्ड्स में जाके कल्चर करवा लेते हैं और वहां से फिश को रेस करते हैं। फिर उसका सोल्यूशन क्या तलाश किया गया? उनकी स्पानिंग टेक्निक्स को कंट्रोल किया गया। स्पानिंग टेक मतलब सॉरी कंट्रोल स्पानिंग टेक्निक्स उनको दी गई कि इस तरह के हार्मोन्स हम लोगों ने बना लिए, जिसकी मदद से अब वो कन्फाइंड वाटर के अंदर भी ब्रीड कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। नेचुरल ब्रीडिंग जो है वो उनकी मूनसून के एरिया में, मतलब मूनसून के ड्यूरेशन में होती थी, रिवर्स में। फिर क्या, फिशरमैन जो है वहां से उनके जो फ्राई हैं, फ्राई फिंगरलिंग से छोटा होता है, न्यूली हैच्ड जो है वो, अगर हम फिश कहें जो बिल्कुल अभी अंडे से निकली, उसको हम फ्राई बोलते हैं, उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो फिशरमैन वहां से इसको कलेक्ट करके ले आता था नेट की मदद से, देन उसकी कल्चरिंग करवा लेता था। ठीक है। देन वर्ल्ड वार 2 के बाद में क्या हुआ? फिश कल्चर में क्या क्या मॉडिफिकेशन आई?
इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स, मतलब वही बात है, ब्रीडिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव किया गया। उनकी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम किया गया कि अगर हमने एक एरिया से सीड्स को लेकर जाना दूसरी एरिया में तो सीड को कोई डैमेज ना हो, वो सरवाइव कर जाए। देन जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उनको उनमें फूड की कमी को पूरा करने के लिए इसके ऊपर बहुत वर्क किया गया, फिश कल्चरिंग को बहुत ज्यादा इनहेंस किया गया। ठीक है, देन हम लोगों ने देखना है कि डिजायरेबल फिश स्पीशीज कौन कौन सी हैं। डिजायरेबल फिश स्पीशीज मतलब कौन से अगर हमने किसी फिश को कल्चर करवाना है तो उसके अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हो, तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ इस फिश को जो है वो कल्चर करवाया जा सकता है, ये अच्छी है। ऐसी फिश जिसकी ग्रोथ फास्ट हो और वो इजीली अपना जो साइज है वो अटेन कर पाए। ठीक है, दूसरी बात, उनका जो फूड चेन है वो शॉर्ट हो। शॉर्ट मतलब वो ज्यादा फूड के ऊपर डिपेंड ना करती हो। जैसे अगर प्लांक्टिवोरस फिश है, वो उनमें कौन कौन सी मछलियां आ जाएंगी, सिल्वर कार्प एंड कैटला, ये दोनों मछलियां जो है वो प्लांक्टोन्स के ऊपर ही फीड करती हैं। सिल्वर कार्प जो है वो प्लांट प्लैंक्टोन के ऊपर फीड करेगी, जो कैटला है वो एनिमल प्लैंक्टोन के ऊपर फीड करेगी। बिल्कुल इसी तरह सेप्रोफाइटिक फीडर्स के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा फिशेज आ जाती हैं, जैसे कॉमन कार्प है, मड कार्प है, स्टाइनस मृगला है। ये सारी वो वाली मछलियां हैं जो सिर्फ डिकेइंग मैटर के ऊपर ही फीड करेंगी, मतलब इनका जो फूड खाने का प्रेफरेंस है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ट्रॉफिक लेवल इनका बहुत ज्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी भी लूज नहीं होती और ये इजीली जो है वो कल्चर करवाई जा सकती है। देन क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी, मतलब जिस भी क्लाइमेट के अंदर आप इसको रखेंगे उसको क्या कर लेंगी, अडेप्ट कर लेंगी। अडेप्ट का मतलब होता है उस क्लाइमेट के साथ अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलेट कर देंगी, ताकि वो क्लाइमेट जो है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक हो गया। कोल्ड वाटर स्पीशीज लाइक ट्रोट एंड सालमन थ्राइव एट 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, ये 10 to 12 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो रह सकती है। देन हमने वो वाली फिश लेनी है जिसकी फिजिको केमिकल टॉलरेंस भी ब्रॉड हो, मतलब लंबी चौड़ी हो। जैसे जो ट्रोट है उसको 9 mg/लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है, मेजर कार्प को चाहिए होती है 5 to 6 mg/लीटर, और जो कॉमन कार्प है वो सरवाइव कर जाती है 2 से 3 mg/लीटर ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये वाली फिगर्स आपने जो है वो याद रखनी है कि कौन सी मछली को ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आप लोगों से। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल फीड, आर्टिफिशियल फीड को के ऊपर ये फीड कर सके, ऐसा ना हो कि हम इस तरह की फिश को चूज कर लें जो सिर्फ नेचुरल फूड ही खाए, आर्टिफिशियल फूड को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे, फिर इस तरह की जो मछलियां हैं वो कल्चरिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस हो, मतलब उनको इजीली जो है वो कोई भी बीमारी ना हो, उनके अंदर रेजिस्टेंस हो एटलीस्ट कॉमन डिजीज को टॉलरेट करने की। ठीक हो गया। देन हमने पढ़ना है कैप्टिविटी के अंदर इजीली ब्रीड कर पाए। कैप्टिविटी मतलब जो हमने उसको इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में रखा है, हमारी मर्जी से वो रह रही है, तो इजीली वहां पे ब्रीड कर सके, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, ऐसा ना हो कि उनकी ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो। जैसे रोहू मृगला जो है, और एक्सोटिक स्पीशीज के अंदर सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये काफी सूटेबल है कल्चरिंग के लिए, इसी वजह से इनकी कल्चरिंग पाकिस्तान के अंदर और इंडिया दोनों के अंदर काफी ज्यादा होती है। कंपेटेबिलिटी एंड पॉलीकल्चरिंग, अब हमने वैसी फिशेस को चूज करना है जो कंपैटिबल हो। फॉर एग्जांपल हमने पॉलीकल्चरिंग करवानी है तो हम पॉलीकल्चरिंग में एक ऐसी फिश को लेकर आए जो प्रिडेटरी है, दूसरी फिशेस को खाती है, तो फिर तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो सारी दूसरी अपनी फिशेस को किल कर देगी, उनको मार देगी, उनको खा लेगी। तो हमने बिल्कुल वो वाली फिश चूज करनी है जो बिल्कुल भी प्रिडेटरी ना हो। ठीक है, उनके दरमियान फूड का भी कोई कंपटीशन ना हो, दो हर किसी का जो फीडिंग लेवल है वो अलग हो। फॉर एग्जांपल अगर एक फिश है वो प्लांक्टोन फीडर है, तो एक जो है वो प्लांक्टोन फीडर हो, दूसरी जू प्लैंक्टोन हो, मतलब प्लैंक्टोन तो है लेकिन उसने सिर्फ जू प्लैंक्टोन के ऊपर ही डिपेंड करना है। अगर हम तीसरी को रख रहे हैं जैसे स्ट्राइनस मृगला है, वो डेट्राइटस फीडर है, तो फिर वो एक दूसरे के एरिया में भी नहीं जाती, उनके दरमियान कोई भी कंपटीशन नहीं होता। हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस फिश आर नॉट कल्चर टुगेदर, वही बात है, अगर एक फिश जो है वो अगर प्लांट को फीड कर रही है, प्लांट्स के ऊपर फीडिंग कर रही है, दूसरी जो है वो कार्निवोरस है, मतलब उसको फ्लैश चाहिए अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए, तो फिर हम इन दोनों को इकट्ठा कल्चर नहीं करवा सकते कि जो कार्निवोरस फिश है वो हर्बीवोरस फिश को किल कर देगी, उसको खा जाएगी और हमें नुकसान होगा। कार्निवोरस स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स आर आल्सो नॉट कल्चर टुगेदर, अब ये भी नहीं कर सकते हम कि सारी की सारी कार्निवोरस फिश को
इकट्ठा कल्चर करवा लें वो एक दूसरे को डैमेज करेंगी। ठीक है, अब पॉलीकल्चरिंग में हमने क्या देखना है, नॉट कम्पीट फॉर फूड और स्पेस। फूड और स्पेस के लिए भी इनकी कोई कंपटीशन इनके दरमियान ना हो, अगर कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, और सेम इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इजीली ग्रो कर पाए। ठीक है, हार्मनी हो उनके अंदर। सुटेबिलिटी टू लोकल प्रेफरेंस। अब हमने ये देखना है कि जिस एरिया के अंदर हम रह रहे हैं उस एरिया की प्रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए उस तरह की फिश को कल्चर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं फ्रेश वाटर कार्प्स को। अगर हम वहां पे फ्रेश वाटर कार्प्स को कल्चर करने की बजाय टिलापिया को कल्चर करेंगे तो वो बिल्कुल भी जो कल्चर करवा रहा है, जो कल्चरिस्ट है, उसको फायदा नहीं होगा, उसकी जो फिश है उसकी सेल ही नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेफरेंस दे ही नहीं पा रहा, पूरी जो लोगों की डिमांड है उस डिमांड पे पूरा नहीं उतर रहा। अमेरिकन जो है वो कैट फिश को प्रेफर करते हैं ओवर कार्ब्स, मतलब कार्ब्स को नहीं करेंगे, कैट फिश को प्रेफर करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के लोग जो है वो मिल्क फिश को प्रेफर करते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया में मिल्क फिश की अगर कोई कल्चरिंग करवाएगा तो काफी मुनाफा उसको मिलेगा, काफी प्रॉफिट वो लेकर जाएगा। और अफ्रीका के लोग तिलापिया को प्रेफर करते हैं। ओके, आइडियल कल्चर स्पीशीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि मतलब हम कौन सी स्पीशी को कह सकते हैं कि ये वाली अब आइडियल है, ये कल्चर हो सकती है, इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। फिश शुड रिप्रोड्यूस इन कैप्टिविटी विदाउट नीडिंग स्पेशल कंडीशंस। मतलब हमें कोई भी हार्मोन्स या फिर स्पॉनिंग टेक्निक्स, ब्रीडिंग टेक्निक्स नहीं ना देनी पड़े उनको, वो इजीली जो है वो कैप्टिविटी के अंदर रिप्रोड्यूस कर जाएं। मोस्ट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड फ्राई। एग्स और फ्राई जो है वो लार्ज नंबर के प्रोड्यूस करें, तभी तो हमें फायदा होगा, वो अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी। एग्जाम्पल में जैसे अब अफ्रीकन बार्बस है, ग्रोस इजिली इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के अंदर तो वो इजिली ग्रो कर लेती है बट डज नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए ये पॉन्ड कल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। चाइनीज कार्प्स डू नॉट रिप्रोड्यूस नेचुरली इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के अंदर ये नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन रिप्रोड्यूस कर जाएंगे इंड्यूस्ड स्पानिंग। इंड्यूस स्पानिंग का मतलब होता है कि हम लोग खुद हार्मोन्स की मदद से उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। जो उनकी स्पॉनिंग का मतलब ही होता है रिलीज ऑफ एग्स और रिलीज ऑफ स्पर्म्स, तो उनकी जो है वो स्पॉनिंग करवा रहे हैं पॉन्ड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स केमिकल्स। ओके, अब यहाँ पे हमने क्विक ओवरव्यू करना है, जितने भी हम लोगों ने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि हमारी फिश जो है वो फास्ट ग्रो करनी चाहिए, वो हर्बीवोरस हो सकती है, प्लांक्टिवोरस हो सकती है, डेट्राइटस फीडर हो सकती है, लेकिन कार्निवोरस या प्रेडेशियस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल फूड को रिस्पॉन्ड करे, अनफेवरेबल कंडीशन को बियर करने वाली हो, ये ना हो कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं उसको कोई भी कंडीशन जो है वो नागवार गुजर रही है तो हमारी फिश की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोलिफिक ब्रीडर हो, प्रोलिफिक ब्रीडर का मतलब भी ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सके कैप्टिविटी के अंदर भी, और स्पानिंग को भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करे, टेस्ट और फ्लेवर में बहुत ज्यादा अच्छी हो, और पॉलीकल्चरिंग में एक दूसरे के साथ कंपटीशन बिल्कुल भी ना लगे। ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस स्लाइड पे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि पॉन्ड फिश कल्चरिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एम्स क्या हैं। देन हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी उसकी। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि फिश को कल्चर करवाने के लिए जो हम पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसकी प्लानिंग क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है, पॉन्ड को समझ लेते हैं। पॉन्ड एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर है जिसके अंदर स्टैंडिंग वाटर, मतलब ऐसा पानी है जो मतलब बहता नहीं है, मतलब एक जगह पे साकन खड़ा है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। विद स्लाइट एंड नो वेव एक्शन, वेव एक्शन भी इतना ज्यादा नहीं है, और इसके अंदर मैक्रोफाइट्स की तादाद ज्यादा है, मतलब लार्ज एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा हैं जो उसकी ऑक्सीजन लेवल को पूरा करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करते हैं। फिश पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो फैक्टर्स हम लोगों ने देखने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब हमने पॉन्ड बनाना है, उस पॉन्ड को बनाने के लिए हमने साइट सिलेक्ट करनी है। उस साइट को सिलेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजों को हमने अपने ध्यान में रखना है साइट सिलेक्शन के लिए। साइट सिलेक्शन जो है किसी भी फिश फार्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि हमने उस जगह पे अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है, पॉन्ड बनाना है जहां जिसकी सोइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी हो और सोइल फर्टिलिटी भी हो, सोइल बंजर ना हो, फर्टाइल हो,
वो फर्टाइल होगी, देन ही उसके अंदर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ होगी। प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो हमारे पॉन्ड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, और बाकी जो ड्रिफ्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लैंक्टन्स वगैरह, उनकी जो है वो तादाद बढ़ेगी। ठीक है। और हमने इस तरह की साइट को सिलेक्ट करना है जहां पे जो हमारा पॉन्ड है वो कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई, मतलब वाटर सप्लाई इजी हो। हमारा जो पॉन्ड है पानी से भरा है, ऐसा ना हो कि वाटर सप्लाई ना, हम उसको पानी ना पहुंचा सकें जिसकी वजह से हमारा पॉन्ड जो है वो खुश्क हो जाए, हमारी मछलियां मर जाए। देन हमने उस जगह पे अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे जो रोड की एक्सेस है वो इजी हो। अगर हम किस तरह के एरिया में जाके पॉन्ड बना रहे हैं जहाँ पे चीजों की ट्रांसपोर्टेशन इतनी मुश्किल है, आना जाना ही इतना ज्यादा है, उस पे ही इतना हमें खर्चा लगा दिया है, तो फिर हमें फायदा पॉन्ड कल्चरिंग करने का। हम पॉन्ड इसलिए बना रहे हैं कि हम अपनी फिश को भी इंक्रीज करें, एट द एंड हमें ज्यादा जो यील्ड है हमें ज्यादा मिले और हमें प्रॉफिट हो उसको सेल करके, एज अ फूड, एज अ बाय प्रोडक्ट, जिस तरह भी हम उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो रोड की एक्सेस हम लोगों ने ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। द साइट मस्ट बी इजीली रीचेबल बाय रोड, मतलब वही बात है कि ऐसी साइट हो जो इजीली रीचेबल हो, मतलब वहां पे पहुंचना मुश्किल हो, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही चांद पे जाके हम अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हमारा जो फायदा है वो ये भी होगा कि हमने अपनी फिश को लेकर जाना है, मतलब हमने उसको अच्छा, जब हमने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसको निकालना है, तो इजीली ट्रांसपोर्ट करके हम फिश मार्केट तक उसको लेके जा सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके। Essential inputs like feed, seed, fertilizer and construction materials should be available nearby। मतलब हमने इस जगह पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है कि जो भी हमें सामान चाहिए उसके अंदर डालने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स डालने हैं। सीड मतलब सीड्स होते हैं जो फिश के एग्स होते हैं, उसको हम सीड बोलते हैं, जिसको हमने ग्रो करवाना होता है पॉन्ड के अंदर। हमने उसको जो भी फीड देनी है तो इजीली हम अवेलेबल हो हमारे लिए। जो साइट है उस पे किसी भी किस्म की पोल्यूशन ना हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, किसी भी किस्म का पोल्यूटेड एरिया ना हो, वो हमारी फिश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। ठीक है। देन हम लोगों ने ऐसी साइट को सिलेक्ट करना है जहां पे इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को भी हम मद्देनजर रखें, और हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने ये देखना है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, उसके एरिया के फिजिकल फीचर्स, टोपोग्राफी वो किस तरह की है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फिश फार्मिंग एज ई वाटर डेप्थ नीड्स टू बी एडजस्टेड रेगुलरली। वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर के अंदर ही तो हमने अपनी फिश की फार्मिंग करनी है। तो वाटर की जो डेप्थ है वो भी हम लोगों को पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज के लिए जो पॉन्ड की डेप्थ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने देखनी है कि कहीं से जो है वो हमारे पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन में खराबी तो नहीं आ रही, कहीं से हमारा जो पानी है वो लीक तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हम लोगों ने जहन में रखनी है। Natural water sources like reservoirs, rivers, canals, and lakes generally provide more stable water quality as compared to bore wells and well water। वो कह रहे हैं कि अगर हम नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिजर्वायर, रिवर या कैनाल के अंदर, तो उसके अंदर जो है वाटर क्वालिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू खुद हम अगर कोई कुआं खोद दें, उसके अंदर जो है वो पानी लाकर डालें, या फिर वेल के अंदर हम पानी, जो पानी वेल के अंदर मौजूद होता है वहां पे अपनी कल्चरिंग करें, उसकी वाटर क्वालिटी एज कम्पेयर टू इनके थोड़ी कम होती है। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं कि अगर हम वाटर चूज कर रहे हैं तो क्या चीजें हमें उसके अंदर देखनी है, तो हमने डन करना है कि ये हमारी पॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखना है उसका टेम्परेचर, कि वो पानी जो है वो ठंडा या गर्म, किस तरह की फिश को हम इसके अंदर कल्चर करवाएंगे। उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो क्या है, जिस ऑक्सीजन को फिश ने यूज करना है। पीएच किस तरह की है, आया वो कोई अल्कलाइन तो नहीं है ज्यादा, एसिडिक तो नहीं है वाटर, ये सारी चीजें हमने देखनी है। देन वाटर हार्डनेस, मतलब केमिकल्स की कंसंट्रेशन तो ज्यादा नहीं है पानी के अंदर, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखनी है। फिर हमने इस तरह की साइट को सिलेक्ट करना है जहां पे ज्यादा सैलाब ना आते हों। ठीक है। ये ना हो कि हम ऐसी साइट को सिलेक्ट कर लें, सैलाब आए, सारा पौंड हमारा जो है वो बर्बाद हो जाए। वाटर शुड नॉट बी हाईली एसिडिक और अल्कलाइन। वाटर ना तो ज्यादा एसिडिक हो ना ही अल्कलाइन हो, मतलब मतलब इंटरमीडिएट ही हो, इनके दरमियान ही हो, जहाँ पे इजीली हमारी फिश जो है वो ग्रो कर सके। अगर एसिडिक है तो हमें उसके अंदर जो है वो लाइम को डालना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अल्कलाइन है तो ऑर्गेनिक मेन्योर को डालना पड़ेगा। मेन्योर मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है हमें एनिमल से मिलता है उसको हम मेन्योर बोलते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर को डाल के हम उसकी अल्कलिनिटी को सेट कर लेंगे।
देन आइडियल वाटर टेम्परेचर जो है कार्प को कल्चर करने के लिए, कार्प फिशेज जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं उनको कल्चर करने के लिए कितना है, 26 से 35 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया भी था ये वार्म वाटर फिश है, गर्म पानी के अंदर इजीली जो है वो कल्चर हो जाती है। इस तरह की चीजों को आपने जरूर हाईलाइट करना है। आइडियल पीएच लेवल कितना है, 6.5 to 8.5। अगर 6.5 से नीचे होगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, वो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा, उसको नुकसान देगा। 8.5 से ऊपर होगा तो ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, वो भी उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा, उसके लिए डेंजरस साबित होगा। जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है वो कितना होना चाहिए, 5 से 9 ppm तक होना चाहिए, ठीक है। देन सोइल, अब जहाँ पे हम अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी सॉइल किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे लोमी, क्ले लोमी, सिल्ट क्ले सॉइल टाइप्स आर मोर सुटेबल फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। मतलब इस तरह की सॉइल हमारी हो ताकि उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फर्टिलिटी वगैरह अच्छी हो, पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन उसके लिए, पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी प्रूव हो। गुड क्वालिटी ग्रेवल शुड नॉट एक्सीड 10%। वो कह रहे हैं ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल हमारे पास इस तरह का मटेरियल होता है जो अमूमन सैंड से उसका जो साइज है वो बड़ा होता है लेकिन स्टोन से छोटा होता है। और हमने घर बनाने के लिए या रोड्स बनाने के लिए जो हम बेस के ऊपर मटेरियल डालते हैं ना उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रेवल। तो वो कह रहे हैं कि गुड क्वालिटी ग्रेवल जो है ना वो 10% से एक्सीड ना करे, उससे कम ही हो। तो हमने रॉकी, सैंडी, ग्रेवल एंड लाइमस्टोन वाली सॉइल टाइप्स को क्या करना है, अवॉइड ही करना है, वहां पे अपने पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। एंड देन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी कैसी, फिजिकल जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके फिजिकल फीचर्स जो है वो कैसे होने चाहिए। वो कह रहे हैं वाटर इनलेट एंड आउटलेट का जो रिसोर्स है अच्छा होना चाहिए ताकि हमें पानी भी मिल सके अपने पॉन्ड में डालने के लिए। फ्लड पॉन्ड एरिया ना हो, प्रॉन एरिया एंड पुअर रेनफॉल एरियाज नीड टू बी अवॉइडेड। मतलब ऐसा एरिया भी हमने चूज नहीं करना जहाँ पे बारिश ही नहीं होती, और पुअर रेनफॉल एरिया है उसको भी हमने अवॉइड ही करना है। देन एरिया सच एज इंडस्ट्रियल जोन्स, अब हमने ऐसा एरिया भी सिलेक्ट नहीं करना जहां पे इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज का जो टॉक्सिक मटेरियल सारा पॉन्ड्स के अंदर आए, फिश की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो, ठीक है। और पाइपलाइंस जहां से गुजर रही हो, मतलब ऑयल की लीकेज भी पॉन्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी इर्द गिर्द ना हो और हाईली रूटेड वेजिटेबल्स भी ना हो, वेजिटेशन भी ना हो। ये सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना है पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, biological factors include the species to be cultured, seed source, feed source, fertilizer and culture type, and they need to be considered before site selection of farm। अब हम वो कह रहे हैं कि अगर आपने साइट को सिलेक्ट कर लिया है, मतलब फिश की कल्चरिंग करवानी है, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें जो है सीड कौन सा यूज करना चाहिए। अच्छा सीड हम यूज करेंगे जो मतलब हेल्दी हो, जो ग्रो भी कर सके, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स दें तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करके अपने नंबर को भी, अपनी ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सके, ठीक है। फीड सोर्स हमें अच्छा चूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर हमें अच्छे चूज करने चाहिए। ये सारी चीजों को हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। देन आता है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हमने ऐसी साइड चूज करनी है जहाँ पे कम्युनिटी भी उसके बारे में पॉजिटिव जो है वो कम बैक दे, बिल्कुल भी नेगेटिविटी उनके दिमाग में ना हो फिश कल्चरिंग को लेकर, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकल मार्केट्स इंक्लूडिंग होलसेल एंड रिटेल ऑप्शंस मस्ट बी कंसीडर्ड। मतलब हमने वो वाली साइड को चूज करना है जहाँ पे लोकल मार्केट ज्यादा हो, अगर लोकल मार्केट पास ही होगी तो हम इजीली जो है अपनी फिश को हार्वेस्ट करके वहां पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट स्पोर्ट फिश फार्मिंग शुड बी असेसिबल। मतलब ये सारे ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी सिस्टम्स हैं वो इजीली असेसिबल हों। देन हमने उस एरिया, उस जगह पे अपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी मिल सके। ऐसा ना हो कि हम ऐसे जगह पे पॉन्ड बना लें जहाँ पे कोई हमें लेबर ही नहीं मिल रहा, कोई जाने को तैयार ही नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन वाटर को हम लोगों ने यूज करना है। इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए कि हम लोगों ने अगर मोटर या पाइप की मदद से पानी उसके अंदर डालना है, हमने पानी को ड्रेन आउट करना है, इलेक्ट्रिसिटी की हमें जरूरत है। और वाटर भी जो है वो क्लीन होना चाहिए उस एरिया का। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी अवेलेबल नियर द साइट, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइट प्रिपरेशन। पहले तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा साइट सिलेक्शन, कि हमने
कौन सी साइट को सिलेक्ट करना है अपने पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम लोगों ने देखना है साइट को प्रिपेयर किस तरह से करना है। हमने अपनी साइट जो है, अपनी जगह जो है वो सिलेक्ट कर ली है। देन हमने उसको प्रिपेयर किस तरह से करना है। द एरिया शुड बी क्लियर्ड ऑफ रॉक्स, केबल्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स। जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल इन सारी चीजों से क्लियर होना चाहिए। ये सारी अनवांटेड मटेरियल वहां पे नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। लार्ज ट्रीज को भी जो है वो हम वहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि लार्ज ट्रीज जो है वो शेड प्रोवाइड करते हैं, और जितना शेड होगा ऑक्सीजन सनलाइट की जो इंट्रेंस है पॉन्ड के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जो नुकसानदेह है बाद में। All vegetation, including wood, should be cleared from the site, including a 2 to 3 meter zone between the dikes for workspace. वो कह रहे हैं जितनी भी वेजिटेशन पॉन्ड के इर्द गिर्द 2 से 3 मीटर के दरमियान आ रही है, उन सबको हमने क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। ट्रीज विद इन a 10 meter radius of the pond side should also be removed। मतलब हम लोगों ने ट्रीज को भी, जैसे मान लो कि ये हमारा, हम लोगों ने यहाँ पे पॉन्ड बना लिया, ये पॉन्ड है हमारा, ठीक है। तो उसके 10 मीटर के रेडियस तक जितने भी ट्रीज आ रहे हैं उन सबको हम लोगों ने क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। ओके। ओके। ट्री स्टम्प्स एंड लार्ज स्टोन्स नीड टू बी completely cleared from the area। इन सारी चीजों को, लार्ज स्टोन्स को, ट्री स्टम्प्स को हम लोगों ने अपने एरिया से बिल्कुल रिमूव कर देना है। The top layer of soil about 30 centimeter which contains roots and high organic matter is unsuitable for pond construction and must be removed। तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक की सोइल को भी हम लोगों ने ऊपर से रिमूव कर देना है। ये हमारे पॉन्ड के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ओके। देन हम लोगों ने देखना है कि सोइल किस तरह की रखनी है। सोइल क्वालिटी प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग पॉन्ड प्रोडक्टिविटी, वाटर क्वालिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डाइक कंस्ट्रक्शन। ये डाइक का वर्ड जो है बार बार यूज हो रहा है, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में पता चल जाना डाइक होता क्या है, ठीक है। Soil structure and permeability should be assessed to evaluate the site's suitability for fish farming. The pond bottom must have the capacity to hold water efficiently। ये होल्ड वाटर होल्डिंग का जो एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि हमें किस तरह का पॉन्ड का बॉटम बनाना चाहिए जिसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी हो, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ लेना है फिश पॉन्ड की का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम लोगों ने साइट को भी सिलेक्ट कर लिया और एरिया भी सिलेक्ट कर लिया, साइट भी सिलेक्ट कर ली, अब हम लोगों ने देखना है कि हम अपने पॉन्ड को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहली बात है एम्बैंकमेंट और डाइक्स। ये क्या होता है? एन एम्बैंकमेंट फॉर कंट्रोलिंग और होल्डिंग बैक द वाटर। हम पहले फिगर देख लेते हैं और फिर पढ़ेंगे। ये देखें, ये सारा का सारा एरिया जो है ये क्या है, ये हमारी डाइक्स हैं। ये हमारा वैसा एरिया है जो हमारे वाटर को बैकवर्ड जाने से होल्ड करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। अगर हम ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक डाइक है जो पॉन्ड के बिल्कुल साइडों पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। जो डाइक की विड्थ है वो 2 मीटर है, और हमने उसकी जो है वो स्लोप इस तरह से बनाई है ताकि जो वाटर है वो इजीली पॉन्ड के अंदर जा सके। देन फिर हमने डाइक की बेस के ऊपर ड्रेन पाइप भी रखा है कि अगर हमने पॉन्ड के वाटर को, बिल्कुल पॉन्ड को खाली करना है तो वहां से इजीली हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक हो गया। ये वाली फिगर को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है वो पॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो पॉन्ड है ये उसकी, ये पॉन्ड का बॉटम है, और ये इन स्लोप वे में बनाया है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है। और हमने पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन भी इसी तरीके से करनी है कि जो इनलेट वाला एरिया है हमने उसको थोड़ा सा ऊंचा रखना है और आउटलेट वाला एरिया थोड़ा सा नीचे, ताकि यहाँ से अगर हम पानी जो है वो एंटर करें, जब हम लोगों ने हमने उसको पानी को यूज कर लिया है, पानी को चेंज करना है, तो इजीली हमारा वाटर जो है वो आउटलेट से बाहर जा सके, ठीक है। अगर हम डाइक्स की बात करें
तो डाइक, ये हमारे पास क्या है, डाइक क्राउन है। फिर बिल्कुल वही बात है, डाइक जो है वो एक स्लोप की शक्ल में ऐसे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ये डाइक स्लोप आ जाएगी। और सबसे एंड वाली जो डाइक है, एम्बैंकमेंट है, ये जो है वो उसका क्या होगा, फुट होगा। ठीक है, ये डाइक फुट है। ठीक हो गया। ये जो है डाइक स्लोप है। ये फर्स्ट हम लोगों ने डाइक बनाया, देन ये हमारे पास जो है वो स्लोप पाथ आ गया। देन हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा डाइक कंस्ट्रक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो है वो पॉन्ड का बॉटम है, जिसके अंदर जो है हम पानी को फिल करेंगे और अपनी जो है मछलियां वो रखेंगे। ठीक हो गया। अब हम अपनी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एम्बैंकमेंट और डाइक्स, एम्बैंकमेंट फॉर कंट्रोलिंग और होल्डिंग बैक द वाटर, मतलब कि हमारे पौंड के किनारों को डाइक्स बोलते हैं। द बैंक ऑफ अर्थ फॉर्म्ड ऑफ मटेरियल एक्सकेवेटेड, मतलब एक्सकेवेटेड का मतलब यह है कि पौंड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो खुदाई करके हम लोगों ने मटेरियल निकाला है, उसके साथ ही हमने जो पौंड है उसके किनारे बना दिए हैं। अ लो वाल और फेंस ऑफ अर्थ और स्टोन फॉर डिवाइडिंग और इनक्लोजिंग अ लैंड, मतलब ये एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी वॉल है जो पॉन्ड को इनक्लोज करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है। A dike is the most important part of the pond farm. It should be constructed with the great care. It is to hold water at a definite level. इसका काम क्या होता है, इसने पॉन्ड के अंदर वाटर को होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉन्ड के साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है। It also to serve as a causeway or raised road or path to approach the desired spots of the aqua farm. ठीक है। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने 4 हेक्टेयर का पॉन्ड बनाना है, 4 हेक्टेयर, जो हेक्टेयर है वो एरिया मेजरिंग यूनिट है पॉन्ड्स के लिए। 4 हेक्टेयर का जो पॉन्ड बनाना है, उसके लिए आपको अगर डाइक का एरिया सिलेक्ट करना है, तो वो कितना होगा, 2500 से 4000 क्यूबिक मीटर तक का एरिया जो है हमें डाइक की कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होगा। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछ सकते हैं कि 4 हेक्टेयर का पॉन्ड बनाने के लिए आपको डाइक, स्पेसिफिक डाइक के लिए कितना एरिया चाहिए, तो इतना आप लोगों ने बता देना, 2500 टू 4000 मीटर क्यूब। ओके, ये फिगर हम लोगों ने देख ली। देन ड्रेनेज इंस्टॉलेशन आउटलेट, ये क्या है, ड्रेनेज का मतलब होता है जो पानी हमने पॉन्ड के अंदर डाला है उसको अब हम लोगों ने बाहर निकालना है। अब ड्रेनेज या आउटलेट के लिए भी दो तरीके हैं। ये हमारा फिश पॉन्ड है, ये डाइक जिसकी हम बात पीछे करके आए हैं, एम्बैंकमेंट या फिर इनक्लोजिंग, जो इनक्लोज कर रहा है पॉन्ड को, उसके नीचे जो है हम लोगों ने ड्रेनेज पाइप लगाया हुआ है। इस ड्रेनेज पाइप को हम लोग जो है वॉल के साथ भी बंद कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में यह है कि हम इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई वुड जो है अटका के इस ओपनिंग को बंद कर सकते हैं, ताकि पानी जो बाहर ना जा सके, और जब हमारा दिल करे वाटर को ड्रेन आउट करने का या पानी को बाहर निकालने का, पॉन्ड को ड्रेन आउट करने का, तो हम यहाँ से इजीली पानी को बाहर निकाल दें। ठीक हो गया। देन हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फिश पॉन्ड में मोंक। व्हाट इज मोंक, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये डाइक है, डाइक के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे हमने मॉक लगाया हुआ है। मॉन्क जो है यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो जिसका काम जो है वो भी वाटर की क्वांटिटी को ही कंट्रोल करना है। यहाँ पे अगर हमने अपने पानी को जो बाहर निकालना है, लेकिन सारा का सारा पानी हमने बाहर नहीं निकालना, तो हम क्या करेंगे, फ्लैश बोर्ड को यहाँ से इरेज करेंगे, ऊपर करेंगे, पानी को इसके अंदर से गुजारेंगे, पानी जो है वो यहाँ से इजीली होता हुआ पाइप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब हम अपनी डेफिनेशन को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। Moog is the most versatile water control structure used for both inlet and outlet purposes in fish pond, मतलब पानी को अंदर भेजने के लिए या बाहर भेजने के लिए यूज होता है। इट इज अ यू शेप्ड वर्टिकल टॉवर, वर्टिकल टॉवर का मतलब यह है कि बिल्कुल जैसे डाइक है उसके पैरेलल वर्टिकल फैशन के अंदर ही हम इसको लगाएंगे। मेड ऑफ 3 वॉल्स, 3 वॉल्स के साथ मिलकर बना होता है। 2 लेटरल वॉल्स एंड 1 बैक वॉल विच इज पैरेलल टू द डाइक, मतलब 2 लेटरल वॉल्स हैं उसके अंदर, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, और एक बैक वॉल है जो कि डाइक के बिल्कुल पैरेलल है। और उसके अंदर हम लोगों ने फ्लैश बोर्ड्स भी देखे, जिसको ऊपर नीचे करने से हम अपने वाटर के फ्लो को या वाटर के इनकम या आउटकम को बाहर निकाल सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। द मोग हैज 2 मेन फंक्शंस, मोग के
दो मेन फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं? जब पॉन्ड जो है वो फिल होता है तो इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ द फिश। तो ये क्या करता है, ये वाटर के लेवल को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो स्क्रीन भी लगाई हुई थी, ये देखें, स्क्रीनिंग, ताकि पानी सिर्फ इसके अंदर से बाहर जाए, कोई भी फिश जो है, छोटी साइज की फिश यहाँ से एस्केप ना हो जाए, ठीक है। और व्हेन द पॉन्ड इज एम्प्टाइड, जब बिल्कुल पॉन्ड जो है वो खाली हो जाता है, इट परमिट्स प्रोग्रेसिव ड्रेनिंग ऑफ द पॉन्ड्स। तो जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह गया है उसको ये जो है वो अलाउ करता है कि वो इजीली जो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया कि ये डाइक है और ये मॉन्क है, जो कि बिल्कुल डाइक के पैरेलल साइड पे प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, वाटर क्वालिटी, वाटर की प्रेजेंस को कंट्रोल करना पॉन्ड के अंदर, और फिश को स्केप ना होने देना। देन हमारे पास एक और स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया है स्लूस का। ये भी बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसा मॉन्क है। इज अनदर टाइप ऑफ वाटर कंट्रोल डिवाइस। ये भी वाटर कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब मॉन्क से ज्यादा क्वांटिटी का वाटर जो है वो संभाला ना जाए, तो हम जो है वो स्लूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Sluice is another type of water control device which is specially useful where the discharges are higher than those which normal monks are capable of carrying। मतलब नॉर्मल मॉन्क्स जितना पानी कैरी कर सकते हैं उससे ज्यादा वाटर को अगर हमने इसमें कंट्रोल करना है तो हम ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और सर्विंग द टू एडजेसेंट पॉन्ड्स टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ फिश और फ्राई। यहाँ पर हमने दो एडजेसेंट पॉन्ड्स को सर्व करना है, तो हम ये वाले अपरेटस का, ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे अपने पॉन्ड के अंदर। ओके, टर्न डाउन पाइप। टर्न डाउन पाइप का मतलब क्या होता है, पहले हम फिगर देखते हैं और फिर हम बताते हैं। टर्न डाउन पाइप मतलब ये हमारे पास पॉन्ड है, तो हम लोगों ने ऊपर से जो है वो पाइप नीचे की तरफ बेंड किया होता है, ताकि अगर हमारा जो पॉन्ड है उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया है तो इजीली यहाँ से पानी जो है वो बाहर आ सके, ठीक है। टर्न डाउन पाइप मतलब ये सारे कॉजेटिव मेजर्स भी हमने साथ लगाए हुए हैं कि अगर कुछ पानी ज्यादा हो जाए, पानी कम हो जाए, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स जरूर हों। टर्न डाउन पाइप इज इंस्टॉल्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डाइक बेस एंड इज कॉमनली यूज्ड इन कैटफिश फार्म्स इन सॉदर्न यूएसए। इट फंक्शंस एज अ वाटर रेगुलेटरी सिस्टम। मतलब इसका भी फंक्शन वाटर को ही रेगुलेट करना है। अलाउइंग द एडजस्टमेंट ऑफ वाटर लेवल बाय पाइवटिंग द पाइप टू कंट्रोल द आउटफ्लो। मतलब आउटफ्लो को कंट्रोल करते हुए इसका काम है कि वाटर की रेगुलेशन करे। A screen is attached to the end of the pipe inside the pond to prevent fish from escaping। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीन का मतलब यही बात है कि अगर ये हमारे पास पाइप है, ठीक है, टर्न डाउन पाइप, ये हमने बेंड करके जो है पॉन्ड के अंदर डाला हुआ है, तो उसने बोला कि जो अंदर वाली साइड पे इसका जो सिरा होगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह की जाली नुमा स्ट्रक्चर या कोई भी स्क्रीनिंग लगा देंगे, जिसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर से सिर्फ पानी ही गुजरेगा, जो हमारी फिश है वो एस्केप नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, an anti-seep collar is placed around the pipe where it passes through the dike to prevent water leakage along the pipe। वो कह रहे हैं कि जो पाइप हम लगा रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो एंटी सीप कॉलर भी पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पाइप है, तो पाइप के इर्द गिर्द भी हम लोग जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हमने नाम दिया है एंटी सीप का। ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा इसके इर्द गिर्द। उसका काम क्या होगा कि जो पानी है वो बिल्कुल भी लीक ना हो पाइप के अंदर से, ठीक हो गया। स्मॉल पॉन्ड्स के लिए जो है a pipe with an 11 centimeter diameter is generally sufficient। स्मॉल पॉन्ड्स जो कि 1 से 2 हेक्टेयर्स के होते हैं, तो हमें जो पाइप चाहिए वो 11 सेंटीमीटर डायमीटर का चाहिए। और लार्ज पॉन्ड्स के लिए जो कि 6 से 8 हेक्टेयर्स तक होते हैं, जो हमें पाइप चाहिए वो 16 से 32 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए उसका डायमीटर। डायमीटर पता है ना क्या होता है, उसकी जो मतलब विड्थ होती है, उसका अंदर वाला जो एरिया होता है वो डायमीटर होता है उसका। ये हमने फिगर देख लिया। टर्न डाउन पाइप के अंदर जो है वो स्क्रीन लगी हुई है जो फिश को बाहर नहीं आने देती, और जो पाइप है वो वाटर को रेगुलेट करने के लिए इंस्टॉल किया गया है। देन हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ फिश पॉन्ड में सेंट्रल डिच। सेंट्रल डिच क्या होती है?
पीछे हम लोगों ने मोंग का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो कि एक यू शेप वर्टिकल स्ट्रक्चर है जो पानी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल उसके साथ जो है वो सेंट्रल डिच लगी होती है, जिसकी जो इस तरह लेटरल चैनल्स मौजूद हैं। ये क्या करता है, जो भी पानी एक्स्ट्रा पॉन्ड के अंदर रह गया है उसको ड्रेन करके इसके अंदर लेकर आएगा, देन मेन सेंट्रल डिश के अंदर आएगा और यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है। समटाइम्स द सेंट्रल डिच इज प्रेजेंट नियर द मॉग, इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम होल पॉन्ड बॉटम। ये तमाम पॉन्ड के बॉटम से पानी को रिसीव करता है, फ्रॉम लेटरल कैनाल्स, अपनी लेटरल कैनाल्स की मदद से, एंड हेल्प इन ड्रेनेज, और ड्रेनेज में पानी को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वाटर इनलेट्स, वाटर इनलेट्स जैसे हमने पीछे आउटलेट्स पढ़े थे ना, कि हम लोगों ने इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाइप्स लगाए हुए हैं जिससे हम पानी को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह वाटर इनलेट्स हैं कि अब पानी हमने इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर पॉन्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा जहां से हम पानी को अंदर डाल सकें। एवरी पॉन्ड शुड हैव अ वाटर इनलेट एक्सेप्ट दोज फेड बाय नेचुरल स्प्रिंग्स विद द कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई। कहते हैं हर पॉन्ड के पास जो है वाटर इनलेट होता है, उन पॉन्ड्स के अलावा जिनके पास जो है वो स्प्रिंग्स के जरिए कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई मौजूद है। ठीक है। For rainwater fed ponds, the water inlet is only needed if there is excess water flow that must be controlled. In such cases, a bypass system should be used to manage overflow. वो कह रहे हैं कि जिस किसी में फॉर एग्जांपल इनलेट्स नहीं भी हैं तो हम वाटर फ्लो को बाईपास सिस्टम से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट जो है पानी को बाहर निकाल देंगे कोई ना कोई अपरेटस यूज करते हुए। दिस सेटअप इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सडन वाटर इनफ्लक्सेस व्हिच कुड डिस्टर्ब पॉन्ड कंडीशंस एंड फिश हेल्थ। वो कह रहे हैं कि वाटर इनलेट्स भी जरूर होने चाहिए ताकि हम वाटर जितना पानी हम उसके अंदर डालना चाहिए हम डाल के उसको जो है वो बंद कर दें, पानी का ज्यादा इनफ्लक्स जो है वो ना हो जाए पॉन्ड के अंदर। जैसे ये वाटर इनलेट्स हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई है, ये वाटर सप्लाई है, यहाँ से पानी जो है वो अंदर आएगा। ये जो है हमारे पास डाइक है जो कि ऐसे स्लोप की सूरत में जो है वो बनी हुई है। ये मॉन्क है जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, जो पानी की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, आउटलेट है, यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ये देखो, ये हमारे पास डाइक था, ये इसकी जो स्लोप है ना, अब यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो स्लोप है ये बाहर की तरफ को इसकी स्लोप बनी हुई है डाइक की। ये उसके ऊपर वाला जो जहाँ पे चलने का एरिया बनाया हुआ है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और देन ये वाली जो स्लोप है इसकी अंदर वाली साइड को स्लोप बनी हुई है। देन ये हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर का एरिया। देन यहाँ पे मॉक लगा हुआ है, ये पॉन्ड है, यहाँ पे हमारी फिशेज रहती हैं। और ये हमारे पास क्या है, इनलेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉन्ड बॉटम। पॉन्ड बॉटम मतलब जो पॉन्ड के अंदर वाला हिस्सा है, बिल्कुल पॉन्ड का जो पेंदा होता है, पॉन्ड का जो बॉटम होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास जो है वो आउटलेट है, ये इनलेट है। इनलेट में यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है ताकि कोई भी प्रीडेशियस, कोई भी इस तरह की फिश, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी इस तरह की चीज पॉन्ड के अंदर जो फिशेस के लिए नुकसानदेह हो ना आ सके। ये हमारे पास ड्रेनिंग डिचेस लगी हुई हैं, ये हमारे पास यू शेप्ड मॉन्क है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे जो है वो डिस्कस कर ली है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फिश पॉन्ड्स। अब हम लोगों ने फिश पॉन्ड की टाइप पढ़नी है अकॉर्डिंग टू वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की बेस पे हमारे पास कितने किस्म के पॉन्ड्स मौजूद हैं। स्प्रिंग वाटर पॉन्ड्स, ऐसे पॉन्ड्स जिनके अंदर स्प्रिंग मतलब चश्मे का पानी इस्तेमाल होता है या ग्राउंड वाटर यूज होता है। देन स्काई पॉन्ड्स, स्काई पॉन्ड्स ऐसे पॉन्ड जिसके अंदर रेन वाटर यूज होता है। रिवर पॉन्ड्स ऐसे पॉन्ड हैं जो मतलब जिसके अंदर हम रिवर का पानी इस्तेमाल करते हैं या रिवर के ऊपर हम जो पॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोगों ने पॉन्ड की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द यूजेज एंड फंक्शंस कि किस तरह कितनी किस्म के पॉन्ड होते हैं, हम किस किस बेस के ऊपर किस किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉन्ड है ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो स्मॉल पॉन्ड होगा, फीमेल एंड मेल रहेंगे ब्रीड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। सिलेक्टेड मेल एंड फीमेल उसके अंदर हम रखेंगे। देन स्पॉनिंग पॉन्ड। स्पॉनिंग पॉन्ड का मतलब ये होता है कि अब जो फीमेल और मेल उसके अंदर रखे हुए हैं उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, ओवम मतलब एग्स और स्पर्म्स रिलीज करने हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ओवा एंड स्पर्म इनटू द वाटर। फिर वो जो स्पर्म और एग्स जो है वो रिलीज हुए होंगे वो किसी भी वेजिटेशन फाइब्रस मटेरियल के साथ अटैच हो जाएंगे। The ova mass discharge become jelly like in contact with water and stick to the vegetation.
एट सम पॉइंट एंड रेस्ट फ्लोट इन वाटर। जो स्पर्म है वो डिस्चार्ज होंगे मेल से बाय द साइड ऑफ ओवा मास, स्विम अराउंड एंड फर्टिलाइज ईच ओवम। वही बात है कि स्पर्म्स ने एग्स को इसके अंदर, इस पॉन्ड के अंदर जो है वो फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है स्पानिंग पॉन्ड्स के अंदर होगा, ठीक है। देन आता है हैचरी पॉन्ड्स। हैचरी पॉन्ड्स के अंदर क्या होगा, ये वो वाले पॉन्ड्स हैं जहां पे हम लोग पीछे वाले पॉन्ड से एग्स उठा के लिए जो कि स्पानिंग पॉन्ड्स थे, वहां पे फर्टिलाइजेशन डन हो गई थी। यहाँ पे हमने आके अपने जो एग्स हैं वो रखे हैं, यहाँ पे हैचिंग होगी। हैचिंग का मतलब होता है रिलीज ऑफ हैचलिंग फ्रॉम द एग, ठीक है। यहाँ पे हैचिंग होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैचरी पॉन्ड्स। इन मेनी केसेस टू improve the efficiency of hatching, separate ponds are maintained. The spawns from all the spawning ponds are collected and placed in hatchery pond and provide optimum conditions for hatch larvae। वही बात है कि हमने पीछे वाले पॉन्ड जो हम पढ़ कर आए हैं स्पानिंग पॉन्ड से सारा मटेरियल उठा के हैचिंग पॉन्ड में रखा, वहां पे हैचनिंग करवाई और वहां से अब हम लोगों ने अपने ईयरलिंग्स जो है छोटी छोटी मछलियां कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देन आता है नर्सरी और ट्रांसप्लांटेशन पॉन्ड्स। नर्सरी पॉन्ड्स आर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है जिसकी जो लेंथ है वो लंबी होगी और जो विड्थ है वो छोटी होगी। आपको पता है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं जिसकी जो लेंथ है वो 10 से 20 मीटर लॉन्ग होते हैं और 15 to 20 मीटर लॉन्ग होते हैं और 10 to 12 मीटर जो है वो वाइड होते हैं। और उनकी जो एवरेज डेप्थ है वो 0.5 मीटर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने हाईलाइट जरूर करना है कि नर्सरी पॉन्ड की जो डेप्थ है वो कितनी है, 0.5 मीटर। दीज पॉन्ड्स आर यूज फॉर नर्सिंग 3 to 5 days ओल्ड हैचलिंग्स। ये वाले पॉन्ड्स जो हैं वो जो हमने पीछे एग से जो हैचलिंग रिलीज करवाए थे, जो कि 3 से 5 दिन उनको हुए हैं अभी इस दुनिया में आए, उनको रखने के लिए ये वाले पॉन्ड्स यूज होते हैं और ये तकरीबन 1 माह तक उनको रखेंगे। देन आते हैं रेयरिंग पॉन्ड्स। रेयरिंग पॉन्ड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर अब जो हैचलिंग्स मौजूद हैं उनकी रेयरिंग होनी है, उनकी ग्रोथ होनी है। तो उसके अंदर क्या होगा, रेयरिंग एडवांस फ्राई टू फिंगरलिंग। फ्राई होता है हैचलिंग से थोड़ी नेक्स्ट स्टेज बहुत छोटा होता है, फिश की जो मतलब हम अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं। फ्राई से देन जब ये वाला फ्राई 1 से 2 इंच का हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिंगरलिंग। तो इसके अंदर हमने सिर्फ फ्राई से फिंगरलिंग साइज के ही फिश को रखना है। डिजायरेबल साइज जो है वो रेयरिंग पॉन्ड का वो 0.1 से 1.5 हेक्टेयर तक होता है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास डेप्थ है वो 0.5 से 1.5 मीटर तक होती है और जो फिश है वो हम 12 से 20 सेंटीमीटर साइज तक इसके अंदर ग्रो करवा सकते हैं। देन हमारे पास अगर स्टॉकिंग एंड फोरेजिंग पॉन्ड्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, 0.25 to 700 हेक्टेयर तक इसका साइज जो है वो हो सकता है। इसकी जो हम डेप्थ की बात करें 1.5 मीटर तक इसकी डेप्थ है, क्योंकि हमने इसके अंदर लाकर अपनी जो मछलियां हैं उसको स्टॉक करना है। स्टॉक क्यों करना है, ताकि हमने नेक्स्ट बेचनी है, उनकी मजीद जो है वो ग्रोथ करवानी है, कुछ भी करना है तो यहाँ पे लाके हम अपना मटेरियल जो है वो स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। दीज पॉन्ड्स आर यूज्ड टू फीड एंड ग्रो फिंगरलिंग्स टू मार्केटेबल साइज। अब यहाँ पे लाके हमने मछलियां रख दी हैं फिंगरलिंग्स जो कि 1 से 2 इंच की थी, ठीक है। अब मार्केटेबल साइज होता है वो उस साइज की मछलियां जो हम मार्केट में जाके बेच सकें, और जब वो मार्केटेबल साइज की हो जाएंगी देन हम यहाँ से इसको निकाल के मार्केट में जाकर बेच जाएंगे, ठीक है। अ, हम लोगों ने अब फिश की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अर्थन और नेचुरल टाइप। अर्थन मतलब नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अर्थन और नेचुरल पॉन्ड्स जो हम लोग क्ले सॉइल के बनाते हैं, ठीक है। इट इज साइटेड इन द स्वैम्पी एरिया वेयर क्लीन फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। अर्थ के बने होते हैं, इसके अंदर हम कोई भी इस तरह का कंक्रीट का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल नहीं करते और इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है 1.5 मीटर तक होती है। द डग आउट सोइल इज यूज टू बिल्ड डाइक अराउंड द पॉन्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड द वाटर ऑफ एन अर्थन पॉन्ड इज 1.2 मीटर डीप। और जो हम इसके अंदर वाटर रखेंगे 1.2 मीटर डीप का होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फॉर एग्जांपल हमने अपना पॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है हम कह रहे हैं 1.5 मीटर डेप्थ है, लेकिन इसके अंदर जो हम पानी रखेंगे वो 1.2 मीटर डीप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसका जो है वाटर आ गया है, इसकी डेप्थ। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास फ्री बोर्ड एरिया है, ये हम लोगों ने खाली रखना है, ठीक है। पूरा पौंड को ऊपर तक जो है वो नहीं बढ़ना। ये वाला जो ऊपर खाली एरिया बच गया इसको हम फ्री बोर्ड एरिया बोलते हैं।
ये पीछे अगर कोई पॉइंट हमारा मिस हो गया तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया उसको। ओके। इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, ये रिलेटिवली चीपर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लार्ज स्टॉक रख सकते हैं। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट में फिश रहती है, क्योंकि अर्थन नेचुरल टाइप के होते हैं। फिश जो है वो इजीली ग्रो करती है, और ये हमें जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है, इसके अंदर फेंसिंग का बहुत ज्यादा मसला आता है। फेंसिंग मतलब डाइक्स वगैरह, इसकी जो बाउंड्री है उसका, और सिक्योरिटी गार्ड्स का, मतलब चोरी हो जाने का खतरा होता है इसके अंदर फिशिस को। और नेचुरल टाइप के पॉन्ड्स के अंदर जो है वो फ्लडिंग का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर इसकी जो डाइक है वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं की गई तो यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आने का बहुत ज्यादा खतरा होगा। सॉर्टिंग कैन बी डिफिकल्ट इन द अर्थन पॉन्ड। अर्थन पॉन्ड के अंदर हमने सॉर्टिंग करनी है, चीजें वगैरह पहुंचानी है, तो वो भी डिफिकल्ट होगी हमारे लिए। देन कंक्रीट एज अ मटेरियल फॉर फिश पॉन्ड। पहले हम लोगों ने अर्थन टाइप पढ़ा, अब हम लोगों ने पढ़ना है कंक्रीट। अब इस तरह के पॉन्ड है जिसके अंदर वाला जो मटेरियल है वो किसके साथ बना है, कंक्रीट का हम लोगों ने पॉन्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, सीमेंट ब्लॉक्स और एग्रीगेट सुटेबल रेशो, हमने इसको इकट्ठा करके क्या बना लिया है, पॉन्ड बना लिया है। Concrete fish ponds are constructed to culture fish where flowing streams of water or river is not available. Thus, concrete fish ponds afford us the opportunity of culturing fish around our homes and immediate surroundings, such as school and college, ऑफिस एरियाज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर्स, etc। वो ये कह रहे हैं कि कंक्रीट जो फिश पॉन्ड्स हैं वो हम उन एरियाज में बना सकते हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स का पानी नहीं है, रिवर्स नहीं है, और हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने घर के आसपास भी इस तरह का जो है पॉन्ड डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ना है केज कल्चर, पेन कल्चर एंड रेसवे कल्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लग रही होगी। ठीक है। केज कल्चर क्या चीज है। केज, जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जो है एक पिंजरा है, केज। और इस पिंजरे के अंदर हम अपनी फिश को कल्चर करवा रहे हैं। ठीक है। कॉमन स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं इसका, देन हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। ओके। ये देखें, यहाँ पे अगर हम अपने केज को देखें तो ये सारी साइड से क्या है, इनक्लोज्ड है। इसकी लेटरल साइड, फ्रंटल साइड, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, सब से क्या है, ये इसको बांध के रखा हुआ, इनक्लोज किया हुआ। यहाँ पे नेट लगाई हुई है, फ्रेम लगाया हुआ है। तो ये इस केज के अंदर हम अपनी फिश को रखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, केज कल्चर। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्लोटिंग केज कल्चर है। ये हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर ये हम लोगों ने फ्लोट लगाए हुए हैं ताकि हमारा जो केज कल्चर है वो सिंक ना करे। और यहाँ पे ये सिंकर लगाए हैं, इस वजह से वेट लगाए हैं कि हमारा जो कल्चर है वो कहीं पानी के ऊपर ही फ्लोट ना करता रहे, एक जगह पे स्टेबल होके रहे। और ये हम लोगों ने हुक्स के साथ, बॉटम के साथ उसको थोड़ा सा अटैच किया हुआ अपने केज कल्चर को, और इसको हर तरफ से जो है वो बंद कर दिया है ताकि मछलियां जो है यहाँ से स्केप ना हो सकें। ठीक है। इसका जो बॉटम है उसके अंदर, उसके बॉटम के पर भी जो है वो नेट मौजूद है। ओके, अब हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ओके। केज कल्चर जो है उसके अंदर हम फ्राई को फिंगरलिंग साइज तक, फिंगरलिंग को टेबल या फिर मार्केटेबल साइज तक रख सकते हैं। इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट देते हैं उसके अंदर हम। जो ये वाला केज है वो तमाम साइड से क्या होता है, बंद होता है विद मैश नेटिंग मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल दैट कैन रेजिस्ट डिकम्पोजिशन इन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमने इसको डिजाइन करने में इस तरह का मटेरियल यूज करना है जिसकी पानी के अंदर इजीली डिकम्पोजिशन ना हो सके। ठीक है। अगर हम इसके एवोल्यूशन की बात करें तो ये 200 साल पहले जो है वो कंबोडिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 1 मीटर स्क्वायर से लेकर 500 मीटर स्क्वायर तक है। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और अगर हम डिफरेंट केजेस को एक साथ रख दें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक केज कल्चर है और इसके साथ मैंने दूसरा केज कल्चर रख दिया है कुछ इस तरह का। ठीक है। उसके साथ मैंने तीसरा केज कल्चर रख दिया है।
तो ये एक जो है वो बैटरी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं सेवरल स्मॉल केजेस कंबाइंड इन अ बैटरी आर सुटेड फॉर इवन इंटेंसिव कल्चर। इंटेंसिव कल्चर करने के लिए, क्योंकि इंटेंसिव कल्चर के अंदर हम स्मॉल पॉन्ड एरिया चूज करते हैं और उसकी जो देखभाल है वो काफी ज्यादा हाई रखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल साबित होता है। ओके। अगर हम इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें, स्टॉकिंग डेंसिटी का मतलब यह है कि कितने फिशेस हम इसके अंदर जो है वो स्टॉक कर सकते हैं। 75 to 300 फ्राई पर मीटर क्यूब हम इसके अंदर रख सकते हैं। आर्टिफिशियल चाइना के अंदर जो प्रैक्टिस की गया केज कल्चर, उसमें आर्टिफिशियल फूड पे डिपेंड करने वाली 85 से 90% फिश को इसके अंदर रखा गया, और नेचुरल फूड पे डिपेंड करने वाली 10 to 15% फिश को इसके अंदर रखा गया। ठीक है। फीड यूज्ड इन अ केज कल्चर डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज टू बी कल्चर्ड। जो इसके अंदर जो फीड इस्तेमाल हो रही है वो डिपेंड करती है फिश स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह की स्पीशी होगी उस तरह की हम उसको फीड देंगे। ठीक है। इन द केज कल्चर हार्वेस्टिंग यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मार्च टू अगस्त। केज कल्चर के अंदर हमने हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है अब हमारी फिश जो है बिल्कुल ग्रो हो चुकी है, हमने उसको निकाल के सेल करना है। तो मार्च से अगस्त के दरमियान जो है वो हार्वेस्टिंग होती है। तकरीबन 9 से 11 माह तक जो है वो हम इसको केज के अंदर रखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ केज कल्चर, अगर हम केज कल्चर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कोई भी फिक्स्ड डिजाइन नहीं है। ठीक है। और इसकी जो मटेरियल और उसकी कंस्ट्रक्शन है वो भी रीजन टू रीजन वेरी करती है। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए और जापान है, जो केज हैं वो गल्वेनिस्ड वेल्डेड वायर्स के साथ बनाए जाते हैं, नायलॉन मैशेस के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर केजेस को स्प्लिट बैम्बू मतलब बांस के साथ भी बनाते हैं, और इनके जो साइज है वो भी वेरी करते हैं। फ्यू स्क्वायर मीटर से लेकर 12 से 15 स्क्वायर मीटर तक का साइज हो सकता है। फॉर कार्प कल्चर जो केजेस हैं, कार्प को कल्चर करवाने के लिए वो 2 मीटर डीप होते हैं, और मैरीन फिशेस को कल्चर करवाने के लिए 3 से 5 मीटर तक डीप होते हैं। ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखना है कि इनकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट फिशेस के लिए क्या है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये मोस्टली जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, स्टेशनरी भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। इनके जो स्मॉल मैच साइज इसलिए रखे जाते हैं ताकि हम फ्राई को इजीली इसके अंदर रख सकें, और इनको हम रेयरिंग केजेस के तौर पे भी, रेयरिंग केजेस हम पीछे पढ़ कर आए हैं क्या होते हैं, रेयरिंग केजेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। As the fry grow into fingerlings, they are moved to stocking cages with larger mesh sizes. फिर हमने बिल्कुल इसी केज को ही क्या कर लेना, स्टॉकिंग केज में कन्वर्ट कर लेना, जिसकी हमने मेश के जो साइज है और वो लार्ज रखना है, मतलब ज्यादा बड़ा रखना है, अराउंड 4 सेंटीमीटर। द स्टॉकिंग डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द केज साइज, डेप्थ, सरफेस एरिया एंड फिश स्पीशीज। जापान के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड केज का जो साइज है वो 10 से 12 स्क्वायर मीटर तक है, और उसके अंदर वो 50 फिश को पर स्क्वायर मीटर स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। केजेस की हम लोगों ने टाइप्स देखनी है। स्केयर शेप के भी होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं, सर्कुलर एंड बोर्ड शेप के भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो स्केयर और रेक्टेंगुलर साइजेस ही हैं। साइज की बेस पे हमने देखना है तो जो सबसे स्मॉलर साइज है वो 1 मीटर क्यूब का है। ठीक है। लेकिन 10,000 मीटर स्क्वायर के भी जो केज हैं वो देखे गए हैं। द प्रैक्टिसेबल केजेस मतलब जो मोस्टली प्रैक्टिस में आ रहे हैं, मोस्टली यूज हो रहे हैं, वो 20 to 60 मीटर क्यूब तक के हैं। अब हम लोगों ने केजेस की टाइप्स को देखना है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। के जो केज हम बना रहे हैं वो उसकी पोजीशन क्या है पॉन्ड के अंदर। कुछ जो केजेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे ये वाला जो पॉन्ड हमें नजर आ रहा है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता। इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिसके साथ नीचे ये हमने यहाँ पे जो है वो इसके फ्रेमवर्क के साथ नेट लगा दिया। ठीक है। और बिल्कुल इसको जो है वो पॉन्ड के बॉटम के साथ क्या कर दिया, स्टक कर दिया। मोस्ट बेसिक एंड वाइडली यूज्ड है। इसकी जो डेप्थ है 1 से 3 मीटर तक होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फिक्स्ड केज है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी होती है, 1 से 3 मीटर। Normally placed in the flow of streams, canals, rivers, and shallow lakes and reservoirs.
नॉट टचिंग द बॉटम, ये बॉटम को टच नहीं करते, लेकिन हमने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ इसको स्टे दी होती है ताकि ये उसके साथ फिक्स्ड रहे, बॉटम के साथ टच नहीं करेंगे। कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल बट देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड, ये इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, लेकिन इनको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। देन हमारे पास है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि ये जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, तैरते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। स्पॉटेड बाय अ फ्लोटिंग फ्रेम सच दैट द नेट बैग्स हैंग इन वाटर विदाउट टचिंग द बॉटम। वाटर बॉडीज विद द डेप्थ ऑफ मोर देन 5 मीटर्स। अब वो ये कह रहे हैं ऐसी वाटर बॉडी जिसकी डेप्थ 5 मीटर से ज्यादा है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग केजेस को रखेंगे। फ्लोटिंग केजेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोगों ने जो है ना केज के ऊपर कुछ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स भी लगा देने हैं। वेयर इज माई मार्कर। ओके, जैसे ये हमारे पास हमारा केज है, ठीक है, तो उसको ये सिंक ना करे, डूबे ना, हम लोगों ने यहाँ पे लाइटर डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो अटैच कर देने हैं ताकि इजीली फ्लोट करे। और इसके साथ कुछ जो है वो सिंकर भी, कुछ वेट भी अटैच कर देने हैं ताकि ये ज्यादा ही जो है ना वो ऊपर ना चल जाए, थोड़ा सा इसको जो है वो नीचे से भी सपोर्ट मिलते रहे ताकि इजीली उसके अंदर पानी के अंदर फ्लोट करता रहे। तो इस तरह के केजेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग केजेस। फिक्स्ड पढ़ लिया हम लोगों ने, अब फ्लोटिंग भी पढ़ लिया। ये फ्लोटिंग की शेप है, ये सारे के सारे केजेस फ्लोटिंग। और जो मैंने आपको बैटरी की मिसाल दी थी, अगर हम लोगों ने इस तरह से फ्लोटिंग केजेस को मिला दिया तो ये एक बैटरी का स्ट्रक्चर जो है वो दे रहे हैं। देन हमारे पास आता है सबमर्सिबल केज। सबमर्सिबल का मतलब ये है कि ऐसा केज जिसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि हम इसको खींच के नीचे और ऊपर कर सकते हैं ताकि कोई भी इस तरह का एरिया जहाँ पे साइक्लोन्स टाइफून्स ज्यादा आते हैं तो हम इजीली इसको जो है वो खींच कर दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। इस तरह के पॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल पॉन्ड्स। इसके अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, मतलब जितने भी वाटर रिसोर्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके। इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर, वाटर का इकोनॉमिक यूज किया जा सके। लैंड रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है फूड शॉर्टेज हो जाने की वजह से उसको कम किया जा सके। देन केज कल्चर फैसिलिटेट्स कम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ कल्चर विद इन वन वाटर बॉडी। केज कल्चर के साथ हम किसी और, क्योंकि इसको इतना ज्यादा एरिया नहीं चाहिए, उसके साथ हम किसी और कल्चर को भी, किसी और स्ट्रक्चर को भी कल्चर करवा सकते हैं, किसी और स्ट्रक्चर के भी कल्चर को यूज कर सकते हैं। इजीनेस इन द डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिश पॉपुलेशन, और हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है, हम रोज जो है वो अपनी फिश को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ये सारे जो है वो एडवांटेजेस हैं, कि बस आप लोगों को एक दफा रीड ही करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। लिमिटेशन ऑफ फिश कल्चर इन केजीज, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। डिफिकल्ट टू अप्लाई व्हेन द वाटर सरफेस इज वेरी रफ। नीड फॉर एडिक्वेट रिन्यूएबल ऑफ वाटर इन केजेस फॉर एलिमिनेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने बार बार पानी को जो है वो रीन्यू करना है, चेंज करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पौंड का वाटर ही ज्यादातर यूज हो रहा है, तो हमें पूरे के पूरे पौंड के वाटर को जो है वो चेंज करना पड़ेगा ताकि जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। डिजोल्व ऑक्सीजन को इसके अंदर हम लोगों ने हाई रखना है, क्योंकि जितना छोटा एरिया उसके अंदर जो फिश की ग्रोथ हो रही है वहां पे हमने डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को भी देखना है। उसके बाद जो डिजायरेबल फूड है उसकी क्वालिटी को भी हम लोगों ने बैलेंस रखना है, प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स जो है उनको चेक करते रहना है। डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देनी, और रिस्क ऑफ थेफ्ट इज इंक्रीज, यहाँ पे चोरी वगैरह का भी खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। कौन कौन सी रुकावटें हैं केज कल्चर को करने में। केज कल्चर रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड रिमूवल ऑफ डर्ट्स अटैच्ड टू द नेट। अब नेट के साथ जितना भी डर्ट है हमें उसको रिमूव करते रहना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ये फंगस वगैरह जो हमारी फिश को लगकर उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। रिमूवल ऑफ फाउलिंग एजेंट्स लाइक स्नेल्स इटीसी फ्रॉम द बॉटम ऑफ केज नेट्स। अब फाउलिंग एजेंट्स जितने भी हैं स्नेल्स वगैरह उनको केज नेट की बॉटम से हमें रिमूव करना है।
देन आ जाता है हमारे पास पेन कल्चर, और पेन कल्चर हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये भी हमारे पास इंक्लोयर की ही एक टाइप है। हम फिश को इनक्लोज्ड वे में रखते हैं, लेकिन इसमें हम करते क्या है, इसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो कवर होती हैं बॉटम को छोड़कर। This system is considered hybrid between pond culture and cage culture. Pen culture is defined as raising a fish. हम फिश को रेज करते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं इन पार्ट ऑफ वाटर इनक्लोज ऑन ऑल साइड्स। तो तमाम साइड से तो इनक्लोज होता है, लेकिन बॉटम से इनक्लोज नहीं होता। और यही एक मेन डिफरेंस है जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि केज कल्चर और पेन कल्चर में किस जगह पे आके जो है वो डिफरेंस आ रहा है। कुछ की फीचर्स हैं। इनक्लोजर्स आर यूजुअली स्मॉल रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7 हेक्टेयर्स। और जापान के अंदर मोस्टली 120 हेक्टेयर्स और से भी ज्यादा बड़े पेन कल्चर देखे गए हैं। एरियाज विद एक्सेसिव सिल्ट एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर शुड बी अवॉइडेड। ये बार बार वही चीजें जो हमने पीछे साइड सिलेक्शन में पढ़ी हैं, यहाँ पर आ रही हैं कि कौन से एरिया को हमने जो है वो अवॉइड करना है। ठीक हो गया। आइडियल वाटर फ्लो जो है वो कितना होना चाहिए, 0.2 to 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 0.2 से 0.5 मीटर तक का वाटर जो है वो फ्लो कर जाना चाहिए। अब जो इंक्लोयर्स हैं उनकी शेप कैसी होगी, सर्कुलर भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, स्क्वायर शेप भी होते हैं, ओवल भी होते हैं और हेक्सागोनल भी होते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी वेरी करता है। ठीक है। अब जैसे हमने केज कल्चर में पढ़ा, उसमें भी बेम्बू के साथ भी बना रहे थे, उसके अंदर जो है वो नायलॉन मैश नेट को भी यूज कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे बेम्बू के साथ भी हम पेन कल्चर को डिजाइन कर सकते हैं, और पॉलीएथिलीन नेट के साथ भी पेन कल्चर को बना सकते हैं। मैच साइज जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है और कौन सी स्पीशी को आपने इसके अंदर रखना है। पेन कल्चर इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन एशिया, पर्टिकुलरली इन द इनलैंड सी एरिया ऑफ जापान। ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि जो पेन कल्चर है वो किधर से स्टार्ट हुआ, तो जापान से इन द अर्ली 1920s। साइड सिलेक्शन के पैरामीटर्स भी वही हैं जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं, बस इसको आपने एक दफा रीड कर लेना। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेम्परेचर, सैलिनिटी और पीएच है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल, वो कितना होना चाहिए। टेम्परेचर 26 से 34 डिग्री सेल्सियस तक, और सैलिनिटी 10 to 30%। जो पीएच है वो 7.5 to 8.5 तक होनी चाहिए, और डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो 4 ppm तक होना चाहिए। अब पेन कल्चर के हम लोगों ने टाइप्स पढ़नी है। पहले मैं थोड़े से आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास जो है एक वाटर बॉडी है। ठीक है। एक मैं जनरल पेन कल्चर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है। ये हमारे पास वाटर बॉडी है, और ये जो है वो उसका बॉटम है वाटर बॉडी का। फॉर एग्जांपल हम पॉन्ड के अंदर जो है वो पेन कल्चरिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नेट लगा देंगे, और इस साइड पे नेट लगा देंगे, और सम टाइम्स जो है वो हम ऊपर भी नेट लगा देंगे यहाँ पे भी। और बिल्कुल जो है वो इसके बॉटम पे कोई भी नेटिंग नहीं करेंगे। जो रिवर या फिर कोई भी पॉन्ड का जो बॉटम होगा वही पेन कल्चर का बॉटम होगा। ठीक है। और इसको स्टे देने के लिए, अगर यहाँ पे हम लोगों ने नेट के साथ जो है वो बैरियर्स बनाए हैं, तो इसको स्टे देने के लिए यहाँ पर हम जो है वो बैम्बू लगा सकते हैं। ठीक है। और ये वाला जो हमारी पोजीशन है ये वर्टिकली ही लगते हैं सी के अंदर। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेन में बताया गया है, सिंगल लेयर्ड बैम्बू पेन। बैम्बू पेन का मतलब यह है कि ऐसे पेन कल्चर्स जो बांस के बनाए गए हैं। देन सिंगल लेयर्ड पेन, सिंगल लेयर्ड का मतलब यह है कि अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक एक लेयर ही बनाई है, और उसके अंदर अपनी मछलियों को हम रख सकते हैं। लेकिन और ये हम नायलॉन नेट के बनाते हैं सिंगल लेयर। लेकिन डबल लेयर्ड पेन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो नेट के साथ एक लेयर बना ली, देन उसके दूसरी लेयर जो है यहाँ पर हम बैम्बू के साथ बनाएंगे। इस वो हम बनाते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम छोटे छोटी मछलियां हम रखते हैं। और डबल लेयर इसलिए बनाते हैं ताकि वो नेट को क्रॉस करके बाहर ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो डबलिंग करते हैं बैम्बू के साथ। फ्लोटिंग नेट इंक्लोयर्स, फ्लोटिंग नेट इंक्लोयर्स भी बिल्कुल उसी तरह के होंगे, जो हम लोग फिर बॉटम के साथ जो है इसको यहाँ पे इसके फ्लोटर्स लगा देंगे इधर, ताकि ये वाली जो नेट है फ्लोट करती रहे। और इसके जो दूसरे वाले एंड के ऊपर लगा देंगे सिंकर्स, ताकि जो है वो ज्यादा ऊपर भी ना चले जाएं और इजीली जो है वो पानी के अंदर फ्लोट करते रहे। ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने इसकी स्ट्रोकिंग डेंसिटी के बारे में देखना है।
10 to 100 तक जो है वो हम इसके अंदर फिश रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग हम लोगों ने क्या करवानी है, प्रॉन्स को हम इसके अंदर आर्टिफिशियल फीड के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, एवरेज नेट पेन यील्ड 4170 kg पर हेक्टेयर पर ईयर, मतलब 1 हेक्टेयर से 1 साल में हमें इतने केजी जो है वो मीट मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने मिक्स्ड कल्चर करवाया, मतलब इस पेन कल्चर के अंदर अगर हमने पोली कल्चरिंग करवा लिया, उसमें हमने कैटला, रोहू और मृगाला जो है वो 5:4:1 की बेस पे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल जो है वो 10 मछलियां, जिसमें से 5 जो है वो कैटला होंगी, 4 रोहू होंगी और 1 जो है वो मृगाला होगी, तो हमें 1 हेक्टेयर से 4 टन तक जो है वो यील्ड मिल सकती है, ठीक है। तो ये वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने पढ़ लेने, इंतहाई आसान है, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड कर लेना। देन हम लोगों ने पढ़ना है रेसवे कल्चर। रेसवे कल्चर अब कौन सा कल्चर है, हम लोगों ने केज कल्चर पढ़ा। केज कल्चर मतलब एक पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर अपनी फिश को कल्चर करवा रहे हैं जो कि अपने चारों साइड से इनक्लोज्ड है। फिर हम लोगों ने पेन कल्चर के बारे में पढ़ा, जो कि बिल्कुल एक इंक्लोजर ही है, लेकिन उसमें जो बॉटम है उसको हम कवर नहीं करते, बॉटम को जो है वो वैसे ही खुला रहने देते हैं और फिश को उसके अंदर कल्चर करते हैं। अब हम लोगों ने रेसवे कल्चर पढ़ना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेसवे कल्चर के अंदर जो पानी का फ्लो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहता है, पानी जो है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। मतलब एक साइड से जो है, अगर ये फॉर एग्जांपल मैंने जो है पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये मेरे पास जो है वो एक पॉन्ड है, तो यहाँ से जो है वो पानी आता जाएगा और यहाँ से पानी जो है वो जाता जाएगा। तो हमने उस एरिया के ऊपर जो है वो रेसवे कल्चर को कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ पे जो वाटर की कंटिन्यूटी है वो जारी रहे, ठीक है। बिल्कुल इसमें भी यही लिखा हुआ है, रेसवे फार्म्स आर डिजाइंड in a manner to have regular and abundant flow of good quality and well oxygenated water. The main sources of water are, अब इसके sources क्या होंगे, springs चश्मे, streams, deep wells and reservoirs. They are much smaller in size and occupy much less space than ponds. इनका साइज भी स्मॉल होता है और पॉन्ड से काफी हद तक छोटे होते हैं। द रेसवे में भी अर्थन और मेड ऑफ कंक्रीट और सीमेंट ब्लॉक्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह रेसवे अर्थन भी हो सकते हैं, मतलब नेचुरल टाइप के भी हो सकते हैं, और उसके अंदर हम जो है वो कंक्रीट या सीमेंट ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। द अर्थन रेसवेज कैन बी लाइंड विद प्लास्टिक मटेरियल टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू सीपेज। अब अर्थन रेसवेज के अंदर, जो कि हमें पता है नेचुरल होता है, सोइल के बने होते हैं, अंदर हम कोई भी सीमेंट या फिर कंक्रीट का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कह रहे हैं कि आप प्लास्टिक मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो पानी है वो इजिली उसके अंदर फ्लो करे, सीपेज ना हो, अंदर जो है वो सिमना शुरू ना हो जाए, पानी का जया ना हो इसके अंदर कोई भी। अच्छा, अब हम लोगों ने रेसवे कल्चर की भी टाइप्स पढ़नी है। कुछ होते हैं सीरीज रेसवेज, अब मैं आपको पहले इसकी फिगर दिखा देती हूँ। सीरीज रेसवे में क्या होता है, यहाँ से अगर हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका जो आउटलेट होगा वो नेक्स्ट वाले रेसवे कल्चर का इनलेट होगा, तो ये हमारे पास जो है वो एक सीरीज की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। Series raceway, outlet of first raceway is inlet of next raceway. There is difference in the elevation between the raceways. मतलब हम लोगों ने 0.3 से 1 मीटर तक जो है इनके दरमियान डिफरेंस रखना है, इनका जो फासला रखना है, देन अगला और एक सीरीज में इसको अरेंज कर देना है। डिपेंड्स ऑन लोडिंग रेट, फ्लो रेट, फीडिंग रेट, स्पीशीज, मिनिमाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हेड लॉस बिटवीन रेसवेज कैन बी ब्रॉट नियरली जीरो। मैकेनिकल एरेशन इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल एरेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले जो पानी है वो एक के अंदर आएगा, दूसरे के अंदर आएगा, तीसरे के अंदर आएगा, तो पानी ज्यादा से ज्यादा यूज होते होते जो ऑक्सीजन का कंटेंट है एट द एंड कम होता जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे मैकेनिकली जो है वो एरेशन प्रोवाइड करनी है। ये रेसवे कल्चर की फिगर है। देन हम लोगों ने पढ़ना है पैरेलल रेसवे। पैरेलल रेसवे कैसा होता है, ये इसकी फिगर है। पैरेलल का मतलब ये है कि अब जो इसका वाटर है इसका दूसरे रेसवे के साथ कोई लिंक नहीं है, यहाँ से पानी इनलेट हुआ, देन आउटलेट, इनलेट देन आउटलेट, ये पैरेलल वे के अंदर जो है वो अरेंज है। इन पैरेलल रेसवे हेड लॉस, बिल्ड अप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड एरेशन प्रॉब्लम आर मिनिमाइज्ड। इसके अंदर एरेशन प्रॉब्लम नहीं, जैसे पीछे वाले के अंदर हमें जो है वो एरेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी थी, इसके अंदर एरेशन प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो पॉन्ड के अंदर यूज हो रहा है। वाटर फ्लो इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन नंबर ऑफ रेसवे। हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सोर्स मस्ट बी अवेलेबल। अब वाटर सोर्स हम लोगों ने ऐसा यूज करना जिसका वॉल्यूम भी हाई हो, ठीक है। एवरेज डायमेंशंस, जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर लॉन्ग होते हैं, 1.20 मीटर डीप होते हैं, और इसकी जो विड्थ होती है वो 3 मीटर
डिवाइड होते हैं। ये हमारे पास पैरेलल रेसवेज की फिगर है। अगर हम इसकी स्ट्रोकिंग डेंसिटी की बात करें तो हम लोग जो है वो 70,000 नंबर ऑफ सीट्स पर हेक्टेयर पे रख सकते हैं। ठीक है। द प्रोडक्शन इज वेरी हायर देन अर्थन पॉन्ड। अर्थन पॉन्ड से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। इट इज 15 to 20 टाइम्स देन दैट ऑफ general pond. High production per unit area can be obtained from raceways, which is estimated to about 200 kilogram स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो इसके अंदर इन स्लाइड्स के अंदर जो है आपने स्टॉकिंग डेंसिटीज, प्रोडक्शन और जो भी फिगर्स इनके अंदर बताएंगे ध्यान से जहन में रखने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फिश कैन बी ग्रो इन हायर डेंसिटीज सो अ ग्रेटर यूनिट एरिया कैन बी obtained। हायर डेंसिटी में जो है वो फिश इसके अंदर ग्रो करती है। फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग टेक लेस टाइम। इसके अंदर फीडिंग और हार्वेस्टिंग जो है वो कम टाइम लेती है सिंस द एनिमल्स आर हेल्ड इन अ स्मॉल एरिया। बिकॉज द रेसवेज आर शैलो एंड द वाटर इज मूविंग क्विकली, वाटर टेंड्स टू बी क्लियर कंपेयर टू पॉन्ड्स। जो वाटर है वो ज्यादा क्लीन और क्लियर होता है एज कम्पेयर टू दूसरे पॉन्ड्स में। ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड हाई पंपिंग एक्सपेंस। इसकी जो कॉस्ट है वो बाकी पॉन्ड्स की निस्बत जो है वो थोड़ा कॉस्टली है। ठीक है। ओके। फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड होता है। इसके अंदर हम लोगों ने हर चीज को डिटेल से स्टडी किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आई होगी। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने की वजह से कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़े हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको रीड करना है और उनको पढ़ लेना। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। वो वाले कल्चर जिसके अंदर सिंगल स्पीशी को कल्चर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर। देन डैश इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिश कल्चरिंग। फिश कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर रिसोर्स की यूटिलाइजेशन, प्रोटीन रिच फूड को यूज करना, बैरन लैंड की यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कल्चर ऑफ फिशेज इन मैरीन वाटर इज कॉल्ड। मैरीन वाटर के अंदर अगर हम फिश को कल्चर करेंगे तो उसको हम मैरीकल्चर बोलेंगे, जो कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर इज। हम लोगों का मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन जो हम पीछे पढ़कर भी आए हैं वो कैटला, रहू और मृगाला का है। ठीक है। केज कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडोनेशिया से। रोहू एंड कैटला आर द टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर फिश। एक्वा कल्चर प्रोसेस कम्स अंडर। एक्वा कल्चर प्रोसेस किसके अंडर आता है? पोन्ड कल्चर, केज कल्चर, पेन कल्चर। तो ये तीनों कल्चर ही एक्वा कल्चर प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर है। पोली कल्चरिंग का मतलब क्या है? जिसके अंदर हम एक वैरायटी से ज्यादा वैरायटीज को, फिश की वैरायटीज को कल्चर करवा रहे हैं। ठीक है। जो पेन कल्चर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? जापान से। इन विच कल्चर हार्वेस्टिंग पीरियड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मार्च टू अगस्त। हम पीछे पढ़ कर आए हैं केज कल्चर के अंदर जो हार्वेस्टिंग पीरियड मार्च से अगस्त के दरमियान होता है। इन विच कल्चर फ्लो वाटर शुड बी 0.3 to 0.5 मीटर पर स्क्वायर। तो पेन कल्चर के अंदर पानी का जो फ्लो है वो इस ड्यूरेशन के अंदर आना चाहिए। डेप्थ ऑफ नर्सरी पॉन्ड 0.3 to 0.5, ये भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। क्वांटिटी ऑफ अर्थ जो मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था कि 4 हेक्टेयर पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने, 4 हेक्टेयर पॉन्ड पे डाइक को कंस्ट्रक्ट करने का जो एरिया वो कितना होना चाहिए? 2500 to 4000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। स्मॉल एंड शैलो नेचुरल वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? पॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। देन टोपोग्राफी, सोइल टाइप एंड वाटर सप्लाई टू अ क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन। यहाँ पे हमारी जो वीडियो एंड होती है, आपने ये वाली वीडियो सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है ताकि वो भी फिश कल्चर के बारे में जान सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।